जब लास्ट ईयर का बजट आया था तो उसमें एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड है या बैंक है जिसकी इनकम डिराइव हो रही है मोर देन 50% फ्रॉम फिक्स इनकम, तो उसके ऊपर उन्होंने डिविडेंड टैक्स कर दिया था 25%। और इस बजट में थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने वो कर दिया कि अब नॉन फाइलर की कैटेगरी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म करते जा रहे हैं। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई डोंट थिंक देयर इज अ थॉट बिहाइंड इट। आई एम नॉट श्योर कि आपकी ऑडियंस कितनी वेल एजुकेटेड है फाइनेंशियल। वो अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो हर महीने आपका टैक्स कट रहा है क्योंकि वो मंथली प्रॉफिट देता है। सो अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते जाए तो आपको वैसे ही बैंक में रिटर्न कम मिल रहा है। ठीक है, आई थिंक पाकिस्तानीज आर अ लेजी नेशन। पेंशन फंड का नाम सुन के ना काफी लोग समझते हैं कि यार अभी तो हमारी एज बहुत है, हम 25 साल के हैं, 30 इयर्स के हैं, कि आप पेंशन या अपनी रिटायरमेंट के लिए डे 1 से सोचते हैं। लेकिन इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट एक ही सिर्फ प्रोडक्ट है, दैट इज VPS वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट आपको 20% इनकम टैक्स क्रेडिट देती है। उसके अलावा गवर्नमेंट किसी चीज के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं देती। पेंशन फंड के केस में डिविडेंड की कोई वो ही नहीं है। हर साल डिविडेंड में 25% करता जाए। अगर आप 20 साल के लिए कंपाउंड करें तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ लॉसेस आर यू मेकिंग इन टर्म्स ऑफ पेइंग टैक्सेस। वो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं किसी कौम पे अजाब डालना चाहता हूँ तो उन पे जालिम हुक्मरान पे डालता हूं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ समाया टॉक्स। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में बजट तकरीबन ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं जो कि म्यूचुअल फंड, डेट फंड्स, जो कि सेविंग्स है आपकी, उससे रिलेटेड है। और ख़ास तौर पे टैक्सेस थोड़े इंक्रीज़ हो गए हैं और उसको समझने की ज़रूरत है कि वो टैक्सेस इंक्रीज़ क्या हुए हैं। एक जो पेन पॉइंट था जो कि मैंने देखा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने महाना पे हमारे थ्रू अकाउंट खोला है, तो उसमें भी लोगों के काफ़ी कंसर्न्स थे कि जो टैक्सेस कटे हैं वो शायद सही नहीं कटे। तो आज जो हमने गेस्ट लाए हैं वो है शामून भाई, CEO ऑफ महाना। तो हम इनसे ये भी डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, पेंशन फंड इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद पिछले साल से स्टार्ट हुआ और मेरे ख्याल में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज़ आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे अगर आप एम्प्लॉई हैं और आपकी सैलरी से टैक्स कट रहा है, आपने पैसे कैसे सेव करने हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम शामून भाई। कैसे हैं सर? ठीक ठाक है। अच्छा शामून भाई, स्ट्रेट अवे अगर मैं पहले लास्ट ईयर को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पेन पॉइंट जो थे वो रिलेटेड टू टैक्सेस थे, तो पहले ज़रा आप थोड़ा ब्रीफली बता दें कि टैक्सेस थे क्या, कि लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे जब अकाउंट आप ओपन करते हैं तो वो टैक्सेस किस तरह से कटते हैं, और अगर आप री इन्वेस्टमेंट करते हो कितने टैक्सेस कटते हैं। देन वी कैन जस्ट स्टार्ट विद द बजट थिंग एज वेल। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब लास्ट ईयर का बजट आया था तो उसमें इन्होंने जो एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या बैंक है, जिसकी इनकम डिराइव हो रही है मोर देन 50% फ्रॉम फिक्स इनकम, या गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट से या उससे, तो उसके ऊपर उन्होंने डिविडेंड टैक्स कर दिया था 25%। और फाइलर्स को उन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया था एट दैट टाइम इन टाइम, बट उसके ऊपर भी उन्होंने फिर 50% जो है वो कर दिया था। ये सिर्फ फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड उनके लिए था। जो इक्विटी मार्केट्स में है दैट वाज 15% एंड 30% फॉर फाइलर एंड नॉन फॉर फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स प्राइमरली। सो ये पर्टिकुलर टैक्स रिजीम थी जो लास्ट ईयर इम्प्लीमेंट हुई थी और इस साल भी वही बेसिकली कंटिन्यू हो रही है। और इस बजट में थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने वो कर दिया कि अब नॉन फाइलर की कैटेगरी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते जा रहे हैं एंड सो फोर्थ। सो अभी मैं देख रहा था लास्ट कल की न्यूज़ थी कि वो 25 से 29% का कह रहे हैं कि टैक्स हम और इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं फाइलर के ऊपर भी, अगर वो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है। वो बेसिकली वो चाह रहे हैं कि उसको कॉर्पोरेट टैक्स रेट पे लेके आ जाए। तो इसमें हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 29% है, तो तमाम डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 29% के ऊपर चार्ज करें। बेसिकली अगर हम रीज़न कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट की इंटेंशन कुछ भी हो, बट इट इज़ गुड फॉर द इक्विटी मार्केट्स। दे वांट के पैसे फिक्स्ड इनकम से निकल के रियल इकोनॉमी में आना शुरू हो जाए थ्रू कैपिटल मार्केट्स और थ्रू अदर बिजनेस एवेन्यूज एंड सो फोर्थ। अगर देखा जाए ये जो लो रिस्क होते हैं या डेट फंड्स होते हैं, ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए ही बेनिफिशियरी इस तरह होते हैं कि वो दीज आर द फंड्स जो कि वो पिक कर सकते हैं अपनी टी बिल्स या लोन जो उनको चाहिए होता है। सो इससे क्या आप ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रिलायंस ऑन बेसिकली टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक्स या इस तरह का लोन पे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ ऑल द मेजरमेंट जो कि वो टैक्स रिलेटेड वो कर रहे हैं? पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो आई डोंट थिंक देयर इज़ अ थॉट बिहाइंड इट। ये एक ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट की बोरोइंग इंटेंशंस को नहीं इंडिकेट करता, वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है बेसिकली वो पीनलाइज करना चाहता है बैंक्स को
या एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट को लेंड कर रही है, क्योंकि इट्स बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ रेंट सीकिंग कि आपने लोगों से पैसा लिया 0% पे या 6% के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल अगर भी आप देखें ना, तो हमारी जो कासा है, करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो जो है बैंकिंग इंडस्ट्री की, वो तकरीबन 65-70% है। करंट अकाउंट में आपको 0% मिलता है और सेविंग्स अकाउंट में आपको हाफ ऑफ व्हाट गवर्नमेंट इज़ ऑफरिंग। मतलब अगर हम मीज़ान बैंक को देखें तो अभी अगर गवर्नमेंट बोरो कर रही है 12% पे थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू बैंक्स, मीज़ान बैंक अपने सेविंग अकाउंट्स में दे रहा है 6%। तो 6% का स्प्रेड बेसिकली वो खुद रख रहा है। सो बेसिकली गवर्नमेंट इस फिनोमिनन को पीनलाइज करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम आई गेस वो जो दूसरी लेग के ऊपर जो काम नहीं कर रही कि वो पब्लिक से डायरेक्ट बोरविंग की तरफ जो उसको एक्सपेडाइट नहीं कर रही कि यही जो 6% है वो मीज़ान के थ्रू दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी अगर देते हैं तो दैट इज़ लाइक 6% की सेविंग हो गई ना उनकी। अब म्यूचुअल फंड्स की, अब बैंक्स को तो पीनलाइज करें आप, मतलब दैट मेक सेंस, ठीक है, क्योंकि उनके कंट्रोल में पैसे होते हैं। बट गिवन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, हम जहाँ भी इन्वेस्ट करें, चाहे गवर्नमेंट सुकूक्स में करें या कॉर्पोरेट सुकूक्स में करें, हमें ऑल द प्रॉफिट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द कंज्यूमर। अब माइनस द मैनेजमेंट फ़ी, जो कि नॉर्मली हमारी 0.35% के करीब है मैनेजमेंट फ़ी। तो विच मीन्स कि अगर हमें गवर्नमेंट सुकूक से 12% मिल रहा है, तो हम अपने एक्सपेंस निकाल के तकरीबन 11.5 और 11.25 विल बी पास्ड ऑन। सो उन्होंने वो ऑल लाइक वन साइज फिट्स ऑल वाली स्ट्रैटेजी करके म्यूचुअल फंड्स को भी बीच में वो कर दिया। और अगर मैं वैसे एक आम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से पूछूं, ये जो चेंज है, अगर मेरा अपना सेविंग अकाउंट किसी बैंक के अंदर है, ठीक है, तो क्या मेरे पे भी यही टैक्स लागू होगा ना? इवन जो 6% मुझे मिल रहा है उसके ऊपर भी 25% बेस पे कटेगा। तो ना सिर्फ के बैंक के प्रॉफिट पे भी होगा, बैंक जो मुझे प्रॉफिट दे रही है उसके ऊपर भी होगा बेसिकली। देखिए बैंक में तो ज़्यादा आपको टैक्स लग रहे हैं। वो एक्चुअली वो मसला है कि वो लोगों को पता ही नहीं चलता, कभी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखी नहीं है। अब जो वो बैंक स्टेटमेंट निकाल के देखें उनको पता चलेगा कि हमें रिटर्न क्या मिला है और हम पे टैक्स क्या कटा है। म्यूचुअल फंड तो फिर भी इट्स अ वेरी एफिशिएंट वे ऑफ सेविंग। और अगर मैं यहीं पे थोड़ा कंपैरिजन कर लूँ कि मेरा 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ था, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे पिछले साल का 10% पे मुझे प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं, तो मेरा 10,000 रुपया जो था उस पे 25% का टैक्स कटेगा। मुझे टेक होम बैंक के अंदर 7500 मिलेंगे, और ये जो टैक्स है ये मैं एडजस्टेबल नहीं है, ये मेरा फाइनल टैक्स है जो कि मैंने पे करना ही करना है, ठीक है। और अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो मेरा 10,000 के ऊपर मेरा 5,000 रुपया गवर्नमेंट मेरे से टैक्स काटेगी और 5,000 रुपया मुझे मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड पे डालता हूँ, मैं कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं शायद 12% ले लूँ, ठीक है, तो 12% के ऊपर अगर मैं डिविडेंड क्लेम नहीं करता और मैं 12% डिविडेंड से पहले रीएडजस्ट कर देता हूँ, तो मैं कैपिटल गेन टैक्स दे रहा हूँ जो कि अभी भी 15% ही होगा। लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड में सेल करते वक्त भी यही होगा। देखिए अगर मैं आई एम नॉट श्योर कि आपकी ऑडियंस कितनी वेल एजुकेटेड है फाइनेंशियल वो, लेकिन एक होता है कंपाउंडिंग इम्पैक्ट, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जब तक डिविडेंड नहीं दिया जाता, आपकी ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर कंपाउंडेड टैक्स फ्री। जो हमें ये जो डिविडेंड हमारी एक बेसिकली मजबूरी होती है कि हमें 90% डिविडेंड देना है ताकि हमें ये टैक्स एग्जेम्पशन मिले, ताकि वो टैक्स फ्री जो है वो कंपाउंड हो। सो अगर आप बैंक में पैसे रखते हैं तो हर महीने आपका टैक्स कट रहा है क्योंकि वो मंथली प्रॉफिट देता है। सो विच मीन्स कि एवरी मंथ इज अ टैक्स ट्रिगर इवेंट। सो अगर आप उसको कंपाउंडिंग करते जाएं तो आपको वैसे ही बैंक में रिटर्न कम मिल रहा है। अगर हमारे तकरीबन 90% लोग हैं वो री इन्वेस्ट कर देते हैं, दे डोंट वांट डिविडेंड, क्योंकि अब इतना सीमलेस है, आपको जब पैसे चाहिए यू कैन टेक द मनी आउट। लेकिन अब वो अगर हम टैक्स एग्जेम्पशन के लिए हमने वो जब दिए हैं पैसे, उसमें भी फिर म्यूचुअल फंड्स में देर आर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजीज। अगर अभी भी अगर महाना के उसमें भी आप जाएँ और वहाँ पे अगर अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करें या ट्रांजैक्शंस को भी देख लें, तो आप भी देखेंगे कि जो टैक्स ऑन डिविडेंड कटा है डिवाइड बाय द कैश डिविडेंड, तो दैट इज वे लोअर व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड। मतलब 6% भी है लोगों का, 10% भी है इफेक्टिव टैक्स रेट। अब वो लोग लेकिन वो जाके लोग बेसिकली देखते नहीं है। सो आई थिंक म्यूचुअल फंड इन जनरल इज अ वेरी टैक्स एफिशिएंट वे। शामिल यहाँ से मैं सिर्फ ये करूँगा कि मैं चले डिविडेंड क्लेम नहीं करता। मैंने लास्ट ईयर महाना में 1 जुलाई को डाले और मेरे 1,14,000 रुपये बन गए और मैं 1,14,000 रुपये विड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सो मेरे पे टैक्स जो एप्लीकेबल होगा वो 15% होगा, बीइंग FIM फाइलर, नॉट 25% अगर मैं डिविडेंड क्लेम करता हूँ, ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं नॉन फाइलर हूँ तो फिर वो 30% कटेगा, ठीक है। पहली बात ये क्लियर होगी। अब आप ही के मैं वेबसाइट पे भी देख रहा था कि अगर आप इसको री इन्वेस्ट करते हैं तो आप पे 15% का टैक्स कटेगा,
बाकी आपका टैक्स लेवल यानी आप 25% नहीं देने, आपने 15% देने हैं, बाकी जो पैसे होंगे वो री इन्वेस्ट होकर आपके पास नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा आ जाएंगे। सो इसका मतलब है कि पहली जो मुझे लगता है कि जो अप्रोच होनी चाहिए बंदों की कि वो डिविडेंड क्लेम ही ना करें, वो रिडेम्पशन क्लेम करें। तो जो 15,000 रुपये का प्रॉफिट है वो मेरा CGT है। इसका मतलब है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल महाना ETF में किया होता और मेरा 15,000 रुपये का लॉस चल रहा होता, अगर मैं उसको भी बुक करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट और मेरा लॉस मैंने कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। और मैं अगले दिन जब आपने डिविडेंड दे दिया, मैं दोबारा जाके महाना के इस्लामिक स्टॉक फंड में डाल देता हूँ, कैश फंड में डाल देता हूँ, एंड देन ऑटोमेटिकली मैं थोड़ा सा टैक्स ऑप्टिमाइज्ड हूँ कि मेरा टैक्स कोई नहीं कटा और मैं अब अगेन फ्रॉम स्क्रैच 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये से स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकेंड जो प्रेफर्ड अप्रोच है वो ये है कि आप डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दें। डिविडेंड री इन्वेस्ट करने के बाद आपका उतना ही टैक्स कटेगा जितना CGT का कट रहा है, लेकिन ये आपका फाइनल टैक्स होगा जो कि आप कहीं पे एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज स्टिल बेटर देन कि पूरा का पूरा डिविडेंड मैं क्लेम कर लूँ, जो कि 25% है फाइलर के लिए और 50% है नॉन फाइलर के लिए। सो अभी एक बंदे ने कम्युनिटी में लिखा था कि मैंने फॉर एग्जाम्पल मेरा 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने 5,000 रुपये रख लिए, तो ये किस चीज़ के कटे? तो मैंने उसको यही किया, ये तुम्हारे नॉन फाइलर होने का एक तोहफा था जो तुम्हें मिल गया। सो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है। लेकिन मैं बाद में मैंने सारा डेटा खुद भी देखा है, कोई भी ऐसा नहीं जिसके ऊपर 50% टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट हमारे किसी यूजर पे लगाओ, वो कैलकुलेट सही नहीं कर रहे। अगर आप कैश वहां पे जाए ना ट्रांजैक्शंस में, या अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर लें, आप टैक्स डिवाइड बाय टोटल कैश डिविडेंड, वो जो रिफंड ऑफ कैपिटल जिसको बोनस भी कहा जाता है, जो जीरो कॉस्ट पे आपको शेयर्स मिलते हैं, वो उसको इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे। वो उसको इक्वेशन में डाल ही नहीं रहे कि आपको नए यूनिट्स मिले हैं जो कि जीरो कॉस्ट पे मिले हैं, जो आपने पे नहीं किया, अगर आप उसको भी तो डिविडेंड में ऐड करें ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ कैश कंपोनेंट को लेके वो कैलकुलेट कर रहे हैं और वो एक्चुअल वैल्यू करंट एग्जैक्टली। सो मैंने एक फाइलर नॉन फाइलर खुद भी देखा, उसका 50% बेसिकली कुछ कंपोनेंट पे कटा, लेकिन बाकी टैक्स ऑप्टिमाइजेशन जो हमने की, इफेक्टिव टैक्स रेट उसका भी 15% था। सो लेकिन वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, जिसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई थी। आई एम नॉट श्योर लोगों को समझ आई नहीं समझ आई, बट शामुल भाई, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कितने % ऑफ द अकाउंट आर नॉन फाइलर, वैसे मैं जनरल, आपके पास कोई इस तरह की स्टैट्स हैं? आई थिंक हमारे केस में ना 50-50 है। 50 नॉन फाइलर, 50 नॉन फाइलर। और यहाँ पे मैं ये लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो कि सैलरीड है, जिनकी सोर्स से टैक्स कट जाता है, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आती है कि आपको फाइलर करते वक्त हमें क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि हम फाइलर नहीं बनना चाह रहे, प्रोवाइडेड कि अगर मैंने 5 लाख रुपए डाले हुए थे और मैं ये भी कह रहा हूँ चले आपने 75,000 रुपये का प्रॉफिट किया है इस साल का, आप 37,500 रुपया ज़्यादा पे कर रहे हैं बिकॉज कि आप नॉन फाइलर हैं। और ये समझ से बालातर है कि अभी भी लोग ग्रुप में ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं नॉन फाइलर नहीं हूँ तो मैं पैसे को कहाँ करूँ, रादर देन कि वो ये करें कि यार फाइलर बनते कैसे हैं। सो ये जो नेगेटिविटी है ये पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आती है। ये FPR का खौफ है या लोगों को न्यूज़ ऐसी बताई गई है कि आप टैक्स करोगे तो घर आ जाएंगे। बेचारों की सैलरियाँ इतनी ज़्यादा भी नहीं है और 25 करोड़ का मुल्क है। FPR आपकी सैलरी के लिए तो नहीं बैठा हुआ। जहाँ पे हम इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं लोगों को वैल्यू भी नहीं है कि आपका टैक्स भी आधा कटेगा। आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया टैक्स कटना था, 10 नहीं 15 5 ही कटेगा, 5 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। 5,000 बहुत बड़ी वैल्यू है, आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो आपकी अपनी लर्निंग क्या है इस एनवायरनमेंट में कि लोग फाइलर क्यों नहीं बन रहे हैं? देखिए, आई थिंक पाकिस्तानीज आर अ लेजी नेशन। हम कहीं पे हम बहुत एफिशिएंट है और कहीं पे हम बहुत लेजी हैं। अगर हम EOBI का डेटा देखें ना, जहाँ पे सैलरीड क्लास का 250 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो तकरीबन कोई 15 मिलियन का नंबर बनता है। इसका मतलब है देयर इज अ 15 मिलियन पीपल हु आर इन अ रेगुलेटेड सेक्टर, जिनको प्रॉपरली उनकी कंपनी सैलरीज देती हैं और उनकी डिडक्शन EOBI में जमा भी कराती हैं। सो वी टेक इट एज अ प्रॉक्सी। इसका मतलब पाकिस्तान में 15 मिलियन सैलरीड क्लास टैक्स पेयर्स हैं। अब इशू ये है कि वो टैक्स पेमेंट एंड टैक्स फाइलिंग आर 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। टैक्स पेमेंट और डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉयर कर देता है, लेकिन वो जो सिर्फ फाइल करना FBR के पोर्टल पे जाके आपने फाइल करना है, विच इज हार्डली 5 मिनट्स प्रोसेस। मतलब इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, एम्प्लॉयज वो नहीं और मजे की बात है कि आप जब फाइलिंग पे जाते हैं तो जो सोर्स से टैक्स कट क्या होता है, जो एम्प्लॉयर आपका देता है वो आपको आपके पोर्टल पे नजर आता है कि आपकी लाख रुपया सैलरी थी, आपका इस पूरे साल के अंदर फॉर एग्जांपल 25,000 रुपया टैक्स कटा, ये टैक्स कटा हुआ है आपका। आपने सिर्फ अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लेना है टैक्स कटा क्या है और वो एंट्रीज डालनी है। एंट्री डाल के आप सबमिट करेंगे, आपका ना आपको कहीं अकाउंट खोलने में मसला होगा, आपका जो टैक्स इतना कट रहा है वो कम हो जाएगा। 25,000 से ऊपर पे पता आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी एक अलहदा सरचार्ज है नॉन फाइलर की वजह से आपको आ रहा है जो आपको पता ही नहीं है। आप अपना मोबाइल टॉपअप करते हैं, आप डबल उसके ऊपर वैट विद होल्डिंग टैक्स दे रहे होते हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं। हम गवर्नमेंट के ऊपर
पिन पॉइंट तो करते हैं कि ये इतने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम वो ही नहीं कर रहे हैं। नॉन फाइलर का आपका बैंक भी काटते हैं टैक्स, ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको करते हैं, तो इफेक्टिवली यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट नॉट स्पेंडिंग 10 मिनट्स इन जस्ट फाइलिंग। और आपने सिर्फ अपने वो टैक्स सर्टिफिकेट आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, आपने वो डेटा उठा के सिर्फ वहाँ इनपुट करना है। अब उसमें ये है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं या किसी के लिए भी कोई भी स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक एक फाइलिंग स्टार्टअप कोई स्टार्ट होना चाहिए जो सिर्फ एक यूजर फ्रेंडली वे में लोगों को कहे कि अपना ये डेटा यहाँ इनपुट करके आपका रिटर्न हम FBR में फाइल कर देंगे। वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, बट लाइक 5 मिनट स्पेंड कर लें तो यू वुड सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट। बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हमारे टैक्स पेयर्स हैं 15 मिलियन तो हैं, मतलब एज अ प्रॉक्सी अगर हम यूज़ करें तो उससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। तो वो 15 मिलियन और हमारी जो टोटल फाइलिंग होती है वो 3 से 4 मिलियन होती है, विच मीन्स द रिमेनिंग 11 मिलियन पीपल आर नॉट, दे आर पेइंग टैक्सेस बट दे आर नॉट फाइलिंग, और उसकी कॉस्ट भी वो पे कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर पेमेंट करके विद होल्डिंग ज़्यादा दे रहे हैं या वो अपने प्रॉफिट के ऊपर डिडक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ लेजीनेस साइड से, मतलब इट्स नॉट लाइक हम टैक्स पेमेंट नहीं करते। और मेरे ख्याल में अगर आपको अपने पैसे की कदर नहीं है तो आपको फिर ये भी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट और कितने आपके एक्सपेंसेस बढ़ा रही है। सो यू नीड टू बेसिकली ऑप्टिमाइज योर ओन इनकम बाय जस्ट फाइलिंग तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। वो अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं किसी कौम पे अजाब डालना चाहता हूँ ना तो उनमें जालिम हुक्मरान बिठा देता हूँ। तो मेरे ख्याल में कि हम जब गवर्नमेंट को या किसी को कुछ कहते हैं तो वी ऑल नीड टू लुक एट आवर ओन सेल्व्स। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मैं दोबारा, मेरे ख्याल में जो मेजर चेंजेस आई हैं वो यही आई हैं कि डेट फंड्स के ऊपर, आपकी सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, सब के ऊपर अब आपके टैक्सेस 25 से भी बढ़ के 29 हो गए हैं। और यहाँ पर ही मैं, मेरे ख्याल में पेंशन फंड को ही मैं, मेरे ख्याल में अब तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों को समझाने की कि इतने टैक्सेस आपके कट रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपका ₹1,00,000 का अगर प्रॉफिट हुआ है और आपने 29,000 रुपये टैक्स में दे दिया तो 29,000 कंपाउंडेड करके 5 साल में कितना टैक्स आप दे रहे हैं। और अगर आप सिर्फ ये टैक्स बचा लें तो कंपाउंडिंग में कितना बेनिफिट हो जाए। और ऑन टॉप ऑफ इट एम्प्लॉयर्स के लिए, जहाँ पे आपकी इस बजट में भी अनफॉर्चुनेटली आपका भी डायरेक्ट रेवेन्यूज़ भी देख रहे थे, रिटेलर्स कितना दे रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले कितना दे रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी टोटल कितना दे रही है, और एक एम्प्लॉयज़ जो है वो उनका कितनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपके उसमें। सो मकसद ये बताने का कि एम्प्लॉयज़ के लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इवन बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक मार्केट और इवन इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड, यू नीड टू फर्स्ट कंसिडर पेंशन फंड। तो पेंशन फंड पहले तो अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि क्या बेनिफिट है, और फिर हम उसकी डिटेल में जाते हैं कि ये जो करंट बजट के बाद जो और वैल्यू इसकी बेहतर हो गई है उसको हम कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आई थिंक पेंशन फंड का नाम सुन के ना काफ़ी लोग समझते हैं कि यार अभी तो हमारी एज बहुत है, हम 25 साल के हैं, 30 ईयर्स के हैं, 60 साल के जब पास पहुँचेंगे फिर सोचेंगे पेंशन के बारे में। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि आप पेंशन या अपनी रिटायरमेंट के लिए डे 1 से सोचते हैं और 25 ईयर से सोचते हैं। सो पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है। सेकेंडली ये कि हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी या VPS के फॉर्म में एक बेनिफिट उसको देना होता है। सो आई थिंक उसका 15 एम्प्लॉयज़ का जो है वो थ्रेशोल्ड है। वो पैसे नॉर्मली पड़े होते हैं बैंक अकाउंट्स में, वो भी आपके लिए ग्रो नहीं हो रहे होते, तो आपके पास वो पैसे कहीं ना कहीं आ ही रहे होते हैं। लेकिन चले अगर हम फ्यूचर बेनिफिट को छोड़ भी देते हैं कि ठीक है चले आप अभी 25 ईयर्स के हैं, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट योर हेल्थ एंड रिटायरमेंट एंड सो फोर्थ, लेकिन इमीडिएटली आपको गवर्नमेंट एक ही सिर्फ प्रोडक्ट है, दैट इज़ VPS, वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट आपको 20% इनकम टैक्स क्रेडिट देती है। उसके अलावा गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं देती। तो वही अगर आप जो अपनी सेविंग्स हैं या उसका X% है वो अगर आप पेंशन फंड में डाल देते हैं तो उससे होगा ये, उसके 2 बेनिफिट्स हैं। इमीडिएटली तो आपका टैक्स आपका वो हो गया। अब देखें अगर टैक्स स्लैब्स में हम देखें तो एनीवन हु इज अर्निंग 500,000 प्लस वो 30-35% टैक्स स्लैब में आता है। इसका मतलब है कि अगर आप वो उसका 20% VPS में पेंशन फंड में डाल देते हैं तो आपका 20% सेविंग होगी, दैट इज स्ट्रेट 6-7% इंक्रीज इन योर सैलरी, इन योर मंथली सैलरी। सेविंग तो आपने फिर भी करनी है, किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में करनी है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे 7% आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई है तो वाई वोंट यू टेक दैट? मुझे वो समझ नहीं आती, बट आई थिंक इसमें एजुकेशनल प्रॉब्लम है। तो एक तो स्ट्रेट बेनिफिट आज की डेट में ये है। सेकंड बेनिफिट ये है कि देखिए सिर्फ म्यूचुअल फंड में अभी हमने की थी डिस्कशन कि 90% हमें डिविडेंड देना ही देना है फॉर द टैक्स एग्जेम्पशन, ताकि वो कंपाउंड। पेंशन फंड के केस में डिविडेंड की कोई वो ही नहीं है।
सो प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि जो हर साल डिविडेंड में 25% करता जाए, अगर आप 20 साल के लिए कंपाउंड करें तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ लॉसेस आर यू मेकिंग इन टर्म्स ऑफ पेइंग टैक्सेस. सो टैक्स का जो डेफरल है उससे भी आप अच्छे खासे वो कर सकते हो. सो बेसिकली इन पेंशन फंड जब तक आपके वो पैसे पड़े हुए हैं वो आप जो है टैक्स फ्री कंपाउंडिंग हो रही है कंपेयर टू बैंक्स, कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स. थर्ड जो इसका एक क्लियर बेनिफिट ये है कि रिटायरमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप 60 साल में लें. द लॉ सेज कि आप अर्लियर ऑफ 25 ईयर्स और 60 ईयर्स. सो लेट्स से अगर आप आज 25 साल के हैं तो अगर आपने 25 साल से अपना VPS अकाउंट खोला है तो आप 50 साल में रिटायर हो सकते हैं एंड यू कैन टेक योर मनी टैक्स फ्री. इसी तरह अगर आपने 20 साल में ओपन किया तो यू कैन रिटायर एट 45. इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें, बट लाइक यू कैन टेक द टैक्स फ्री बेनिफिट एट अ वेरी अर्ली एज. फिर आप वो 45 की एज पे वो अनकट टैक्स कंपाउंडेड अमाउंट लेके फिर कहीं और इन्वेस्ट कर दें. सो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि जब मैं रिटायर होऊंगा, जब मुझे पैसे चाहिए होंगे तभी मैंने पेंशन फंड के अकाउंट को करना है. सो आई थिंक वी ऑल शुड काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट. सो ये बेसिकली, और ये पूरी दुनिया में से US में इट्स कॉल्ड 401k प्लान. अब जैसे स्वीडन में वी यूज टू मैनेज स्वीडिश पेंशन मनी, वहाँ पे एक PPM सिस्टम था और वहीं से बेसिकली पूरा महाना का कॉन्सेप्ट वहीं से ही आया है कि कैसे हम पेंशन मार्केट को ग्रो करें, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट्स को क्या फ़ायदा है, वो हम सेपरेटली आई थिंक जो अभी के बजट में एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग था इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स या रिटायरमेंट की प्लानिंग, वो यही था कि गवर्नमेंट ने अभी एक टैक्स नया वो किया है कि यार ये जो टैक्स फ्री मनी है ना, जो बेसिकली पहले थी कि 60 साल की उम्र पे थी या 25 साल की उम्र के ऊपर थी, कि आप 50% ऑफ इट आप पे टैक्स फ्री था. यानी जो भी आपकी वैल्यू थी, अगर आपने फॉर एग्जांपल 2-2 लाख रुपया साल पे किया और 1 करोड़ रुपया हो गया, 1 करोड़ में से जो 50 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं, आप विड्रॉ करें, रिमेनिंग के ऊपर आपकी लास्ट 3 सैलरी के ऊपर जो एवरेज टैक्स रेट है वो कटेगा. ठीक है. आई थिंक इसकी वजह से भी लोग उसको बहुत नेगेटिव ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं. और मेरे ख्याल में पहले तो अगर हम ये इसको समझ लें कि जो सबसे बड़ा कंसर्न जो कि लोग पेंशन फंड में नहीं जा रहे हैं वो ये है कि एक दफ़ा आपने पेंशन में फॉर एग्जांपल आज की तारीख में लाख रुपया किया, रीबेट भी ले लिया, आप 60 साल तक उसको नहीं विड्रॉ कर सकते. ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल में हर्डल है जो लोगों को मिसकंसेप्शन है कि पेंशन फंड आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते. पेंशन फंड गया 60 साल के बाद आपने निकलेगा, तो पेंशन फंड आप विड्रॉ कर सकते हैं. हाँ, आप नेक्स्ट डे पेनल्टी है, आप नेक्स्ट डे कर सकते. देखिए सिंपल सी चीज़ है. अब मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि जी मैंने पेंशन फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मुझे मेरा टैक्स क्रेडिट दे दें. ठीक है. और मैं ये पैसे सेव करता रहूँगा 25 साल तक या 60 ईयर्स की एज तक. मैं अगले दिन वो पैसे निकाल देता हूँ, तो मैंने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, कि मैंने आपसे एक बेनिफिट भी लिया और फिर मैंने अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं की. जो लोग ये नहीं समझते यहाँ पे कि आप जो आपके ऊपर देखिए पेनल्टी भी नहीं है, उस पर बेसिकली है कि लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज टैक्स रेट लगता है विड्रॉल की अमाउंट के ऊपर, जो कि इस बजट में उन्होंने कर दिया कि लास्ट टैक्स वो है. अच्छा, 3 भी नहीं, अब लास्ट अब 3 भी कर दी. गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ प्ले करती रहती है. सो अभी एज ऑफ नाउ ताकि नजर आए कि वो कुछ अभी कर कुछ रहे हैं. देखिए जो इन्होंने पेंशन में कुछ चेंजेस किए, इन्होंने कहा कि 50% लमसम विड्रॉल पे भी इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है. लेकिन आई बिलीव कि ये हर साल कुछ ना कुछ करते हैं पेंशन के साथ, फिर बाद में इसको रिवर्स कर दिया जाता है बिकॉज इंडस्ट्री से जाके. और मुझे सबसे बड़ी परेशानी अब ये है गवर्नमेंट के एंड पे कि इतना वो सोच विचार उस चीज़ पे कर रहे हैं जो कि मार्केट ही कोई नहीं है. यानी कि पहले हम अभी एजुकेट करें कि आपको करना चाहिए 50,000 अकाउंट और 1% से भी कम टोटल AUM का आपका पेंशन फंड पे, और आपने इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से आप गवर्नमेंट के उस इदारे पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपने एक तख्लीकी तौर पे एक आपने कहा जी कि हमने बजट के अंदर ये चीज़ कर दी है जिसका इम्पैक्ट ही कोई नहीं है. आपने उल्टा टेंशन डाल दिया लोगों को जो सोच भी रहे थे, अब वो भी कह रहे हैं यार शुक्र है. इसका जो है ऑब्वियसली मैंने जो प्रीवियस IMF की जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव या ग्लोबल ऑब्वियसली बीइंग अ फॉरेन इन्वेस्टर, मैंने इनसे डिस्कस, ये लोग क्या करते हैं जो बजट के टाइम पे, दैट्स माय ऑब्जर्वेशन कि IMF कहता है टैक्स आपने एग्जेम्पशन हटानी, आंखें बंद करके पूरे टैक्सेस जहाँ जहाँ एग्जेम्पशन है हटा देते हैं. ये नहीं देखा बाद में समझ आती है अच्छा ये तो कुछ हम लोगों ने गलत कर दिया और था ही नहीं. सो बेसिक वो है. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए उसमें ये नहीं है कि पेनल्टी है. पहली बात है कि VPS में यू कैन विड्रॉ द नेक्स्ट डे. आपने आज डाले आप कल निकाल दे, लेकिन फिर आपने जो बेनिफिट लिया वो आपको वापस करना होगा. अगर आपने एक अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया कि मैं 25 साल या 60 साल तक सेव करूंगा, तो जो बेनिफिट आपने गवर्नमेंट से लिया वो आपको वापस करना होगा. सो गवर्नमेंट पेनल्टी नहीं लगाती, वो कहती जो बेनिफिट आपने लिया है
और आपने अपनी कमिटमेंट ऑनर नहीं किया, वो वापस कर दें। और मैं वैसे अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं, जैसे मैंने लास्ट ईयर ना, मैंने अपनी ट्विटर और सब पे भी लगाया, मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए टू गेट द मैक्सिमम रिबेट, जो कि मेरे केस में 1.5 लाख रुपया थी। अगर मैं पिछले साल के अंदर 10 लाख रुपया विड्रॉ करता, जो भी वैल्यू उसकी बनती थी, हाँ ठीक है, उसकी वैल्यू के ऊपर बनेगा, सोर्स के ऊपर नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि 12 लाख का फॉर एग्जाम्पल 20%, ठीक है। सो मे बी मैंने अगर 1.5 लाख का लिया है तो मे बी मुझे 1.70 देना पड़ेगा वापस, क्योंकि मेरी वैल्यू भी तो ऊपर गई है। अच्छा, जब वैल्यू ऊपर गई है और मैंने साल के अंदर किया, तो इसका मतलब है मेरा 30% का लॉस बनता है या इस तरह का बनता है। लेकिन उधर पे मैं देखूँ, ना मैंने CGT दिया था, ना मैंने डिविडेंड पे टैक्स दिया था, और अगर मैं ये सारे टैक्सेस करूं तो मेरे ज़्यादा टैक्सेस मैंने ऑलरेडी पेंशन फंड में होने की वजह से ऑलरेडी सेव कर दिए हैं। मे बी पहले साल के अंदर मैं ब्रेक इवन पे ही हूँगा, क्योंकि मैंने अप्रिशिएट भी किया, मैंने रीबेट भी लिया, अब मैंने विड्रॉ किया। अर्ली विड्रॉल के अंदर जो मुझे पेनल्टी देनी पड़ी, वो शायद मेरी एप्रिसिएशन की वजह से और टैक्सेस सेव की वजह से सेम लेवल पे आ गई है। मैंने कैलकुलेशन की है कि अगर आप एक साल रख लेते हैं और आप दूसरे साल करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ज़्यादा हैं, बिकॉज एक साल का, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं कि डेट फंड के ऊपर अगर मैंने पेंशन फंड में किया होता, 0 टैक्स, पूरे साल में टैक्स ही कोई नहीं देना, और कंपाउंडेड उसका दूसरे साल के बाद देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर दूसरे साल में भी मैं करूं और उस पर भी मैं रीबेट लूं, और मैं एंड में जितना मैंने रीबेट लिया उससे कम पैसे मैं पेनल्टी में दे रहा हूं, तो ऑलरेडी मैं प्रॉफिट वाली साइड पे आ गया। ठीक है, मैं इसमें उसको थोड़ा सा और भी आपकी बात को थोड़ा सा सेकंड करते हुए कुछ ऐड करता हूं कि लेट्स से कि आपने एक बेनिफिट लिया, लेट्स से 1,20,000 का, जितना आपने बताया। अब आप निकालते हुए अज्यूम करते हैं देयर इज़ नो कैपिटल एप्रिसिएशन, वहीं का वहीं पे रह गया। वापस आप जब पैसे वही पूरे निकाल देते हैं तो 1,20,000 आपको वापस करना है, ऐसे ही। सो गवर्नमेंट आपसे कोई एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं रही। हाँ, और ये दूसरी बात है कि जो गेन आएगा उस पर कभी टैक्स ही नहीं है। सो गवर्नमेंट जो आपसे वापस ले रही है, सिर्फ वो चीज वापस ले रही है जो आपने टैक्स का बेनिफिट लिया, जो आपको कैश डे 1 पे मिली है, जो आपने अपफ्रंट। देखिए, आप अपनी HR के पास जाएंगे, आप कहेंगे जी मैंने VPS में इतने पैसे डाले हैं, वो तो आपको उसी मंथ पे टैक्स क्रेडिट दे देंगे ना, वो तो उतना टैक्स निकाल के आपकी सैलरी आपके अकाउंट में ट्रांसफर। तो इसका मतलब है मैंने जो 1.5 लाख रुपए का दिया था, अगर मैं 6 महीने बाद भी निकालता तो मुझे 1.5 लाख ही वापस करना पड़ता। जी। और मेरे 10 लाख अगर 11 लाख हो गए हैं, तो बेसिकली मैंने 10% का प्रॉफिट, आप 10% का प्रॉफिट टैक्स फ्री कर लिया, 11 लाख रुपया निकाला और 1.5 लाख रुपया वापस करके 9.5 लाख, तो बेसिकली मैंने फिर भी लाख रुपए का प्रॉफिट किया। और लाख रुपए के प्रॉफिट में कोई टैक्स इंक्लूसिव नहीं है, ना मैंने CGT दिया, ना मैंने सोर्स के अंदर से वो दिया। और मुझे लगता है जो टैक्स फ्री कंपाउंडिंग है, देखिए वही बात है कि आपके आज कैश, लाइक मतलब यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट, लाख रुपए आज वर्सेस लाख रुपए 2 साल बाद सेम नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन। अगर आपको टैक्स रेट आज मिल रहा है और आपकी टैक्स आज नहीं कट रहा, लाइक लेट्स से कि अब जिस अभी हमने डिविडेंड टैक्स पे जो वो काटा है, अगर वो नहीं कट रहा तो वो 1 साल के बाद इज मोर बेनिफिशियल। सो बट ऑब्वियसली दैट्स अ डिफिकल्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट। मैं शामुल भाई इसको डिफरेंट तरीके से लेके चलता हूँ। ज़्यादातर लोग ना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड या इसमें ना घबराने से डरते हैं कि इसमें लॉस हो गया तो क्या हो गया। सो मैंने जब लास्ट टाइम किया ना, तो जो थॉट प्रोसेस था मेरा हाई रिस्क के ऊपर, बल्कि हाई रिस्क भी नहीं था, 70% लो रिस्क एंड 70% हाई रिस्क एंड 30% लो रिस्क। फिर भी मुझे इस कॉम्बिनेशन पे पूरे साल का 50% बना। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल फंड पेंशन फंड में जाने का, मैंने कहा मैंने 10 लाख रुपए डाले और मैंने जून के आखिरी दिन डाले, ठीक है, क्योंकि मैं समझ लेट आई तो मैंने डाल दिए। तो मुझे 1.5 लाख रुपए का जब रीबेट मिला तो मैंने कहा यार चलो पेंशन फंड के इस कॉम्बिनेशन पे जब मेरा 15% नीचे जाएगा ना, उस दिन के बाद से मेरा एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल लॉस है। क्योंकि मैंने तो पहले ये कहाँ होता है कि मैं आपको कहूँ कि आप स्टॉक मार्केट पे लाख रुपए डालो, ये लो 15,000 रुपये मेरे से पहले दिन ले लो, ठीक है। इट्स लाइक दिस कि मैं 15% का मैंने अप फ्रंट एक हेज कर लिया एक लिहाज से कि जिस दिन 15% से नीचे जाएगा तो मेरा एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा। सो यही एक ट्रिगर था जिसमें मैंने कहा यार जब नीचे ही नहीं जा रहा तो जाने दो। हालांकि इसमें पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, ईरान इसराइल का मसला हुआ, फिर बजट में ये मसला हो रहा है, फिर उसमें ये मसला हो रहा है। इन सब के बावजूद, और हाई रिस्क में फुली नहीं था, अगर हाई रिस्क में फुली रहता तो शायद 70% का प्रॉफिट बनता। लेकिन मैं बना चुका हूँ 50% एक्चुअली पेंशन फंड पे प्रॉफिट, प्लस 15% रीबेट भी मैं डाल दूँ तो 65% का साल का प्रॉफिट। और इसमें सिंपल मैथ्स है, अगर मैं आज भी वो सारा पैसा विड्रॉ करूँ तो मैं एक्चुअली 15 लाख रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ और 1.5 लाख रुपया मेरे जो सोर्स से कटा था वो मैं वापस दे दूंगा। मैं फिर भी 50% टैक्स फ्री पैसा बना चुका हूँ। देखिए पेंशन, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मतलब देखिए, आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखें, US, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, ये कंट्रीज बनी ही पेंशन फंड्स हैं, लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इवन द गवर्नमेंट्स को ये बात समझ आती है, ना लोगों को समझ आती है
कि ये क्राउड फंडिंग ही कई सोर्स ऑफ वो है। अगर आज हमारा पेंशन मार्केट फंक्शनल होती तो आज हमारी कैपिटल मार्केट 6 के 8 के मल्टीपल पे ट्रेड नहीं कर रही होती, क्योंकि ये पैसा जाता ही नहीं है। सर अभी आपने केपीके की एग्जांपल दी, सारा लो इनकम में चला गया। तो इशू इसके, बट उससे एक ब्यूटी आप ये देखिए प्रोटेक्शन तो एक अलग बात है। अब आप अपने बच्चों पे रिलाई नहीं कर सकते कि जी हम 60 साल के होंगे तो अब हमारे बच्चे हमें पालेंगे। दिस इज़ अ न्यू जनरेशन, एवरीवन वांट्स, सो हमें अपनी सेविंग प्रोटेक्शन के लिए आज काम करना है। चले ये बेनिफिट आपको आज 25 साल में या 30 साल में 35 साल में आपको इसकी शायद वैल्यू नहीं है। ये वैसे ही है ना, जैसे आज आप हेल्दी हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता मैं एक्सरसाइज करूँ नहीं करूँ, मैं अच्छा खाना खाऊँ नहीं खाऊँ। चलिए अगर हम फ्यूचर बेनिफिट को छोड़ भी देते हैं, जो आपका 20% टैक्स क्रेडिट है आज की डेट में, वो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। देखिए 7% सैलरी इंक्रीज, अभी इन्फ्लेशन 1% है, आगे जाते हुए एवरेज 7-8% के ऊपर भी जाती है। तो आपने तो सिर्फ अपने टैक्स क्रेडिट से ही इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। सेकेंडली विड्रॉल की जहाँ तक बात है, देखिए मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं ये पैसे पेंशन के लिए सेव कर रहा हूँ और मैं नहीं निकालूंगा, और मैंने आपसे बेनिफिट लिया, जब मैं निकाल रहा हूँ तो मैं जब वो टैक्स वापस मुझे देना पड़ रहा है तो आई शुड नॉट बी क्राइंग ऑन ओवर इट। लेकिन एक और चीज़ भी एक फैक्टर है कि दिस इम्पैक्ट्स आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन। लेट्स से कि आज आप यू आर एम्प्लॉयड और आपकी सैलरी ग्रो होती जा रही है, आपका टैक्स स्लैब भी बढ़ता जा रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है। लेट्स से कि आप 5 साल के बाद जॉबलेस हो जाते हैं, आपकी सैलरी ज़ीरो हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपका टैक्स रेट, तो जब वो विड्रॉल का टाइम आएगा ज़ीरो है, तो वो टैक्स रेट वो इम्प्लीमेंट होगा ना। तो जो टैक्स रेट आपने 30% पे लिया हुआ है स्लैब पे, ये मैंने पढ़ा है शामुल भाई कि इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, इन केस इफ़ यू आर खुदा ना खास्ता आपकी डेथ हो गई है, और इन केस परमानेंट डिसेबिलिटी, हाँ, और इन केस अगर आप जॉबलेस हो गए हैं, देयर इज़ ज़ीरो टैक्स। सो इसका मतलब है खुदा ना खास्ता अगर मैं ना भी हुआ या मेरे जॉब भी ना हुई, तो ये जो 15 लाख या हो गया था, ये 15 का 15 मेरी फैमिली या मैं खुद विड्रॉ कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे साथ ये इशू हुआ है। और ये इतना बड़ा मेरे ख्याल में लोगों को समझ नहीं है कि अगर मैं एक्चुअली स्टॉक मार्केट पे लगा के बैठा होता तो ये 15 लाख ना होते, ये बेसिकली 13 लाख समथिंग होते, ठीक है। 13 लाख के अंदर रिबेट भी ना मिला होता, तो एक्चुअली जो मेरे ख्याल में 100% मैं प्रॉफिट ज़्यादा कर पाया हूँ, वो सिर्फ पेंशन फंड में होने की वजह से कर पाए हूँ। और अगर लोगों को समझ आ जाए, तो जो लोग स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो एज एन एम्प्लॉई जहाँ पे आपका टैक्स स्लैब ऊपर की तरफ है और आप खुश हो रहे हैं कि आपने किसी कंपनी में प्रॉफिट किया है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, आपको पेंशन फंड में जाना चाहिए, आपको मैक्सिमम रीबेट लेना चाहिए, और आपको टैक्स फ्री पैसा अपना बिल्ड करना चाहिए, प्रोवाइडेड के जब आप वापस ले रहे होंगे ना आपने टैक्स देना है ना आपने कुछ देना, आपने जो रीबेट लिया हुआ है वही वापस करके अपना सारा पैसा वो करना है। दूसरी चीज़, अभी जो हम बात कर रहे थे बजट के 29% का डेट फंड के ऊपर 29% का टैक्स है। अगर आप नॉन फाइनर के लिए तो और अच्छी चीज़ है कि आप पे 50% का टैक्स भी नहीं कटेगा। तो आप 1 लाख के ऊपर साल का अगर फॉर एग्जांपल 15,000 रुपये बना रहे हैं या 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, आप 29% का मतलब है कि 29,000 रुपये आप टैक्स में दे रहे हैं। अब आपका पूरे साल का 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपये ही रहेगा, और नेक्स्ट साल आप 1 लाख के ऊपर भी जब पैसे बना रहे होंगे, तो वही जो आपकी बात थी कि कंपाउंडिंग में वो कितना बड़ा इम्पैक्ट है गोइंग फॉरवर्ड सिर्फ पेंशन फंड में रहने के। ये तो सिंपल है, आपके पास तो मेरे ख्याल है सरमाया पे ऐसे टूल्स हैं, आप सिर्फ एक कैलकुलेट कर लें, आपको वो ग्राफ बता देगा। हमने कैलकुलेशन, अगर किसी की लाख रुपए सैलरी हो 30 साल तक 20% कंट्रीब्यूट करता है और उसकी एनुअल इंक्रीज इन सैलरी 10% है, तो 30 साल के बाद उसके पास 20 करोड़ रुपया होगा। और वही चीज़ अगर उसने म्यूचुअल फंड में रखे हुए होंगे तो कुछ 4 से 6 करोड़ रुपए होगा। इतना ये, सो ये अगर आपने टूल से अगर ये ग्राफ लोगों को दिखा सकें, इवन आई कैन प्रोवाइड यू दैट, तो ये तो इट्स अ नो ब्रेनर। बट इसमें सिर्फ ये है कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर पॉकेट्स, आप सारा पैसा एक जगह पे भी नहीं डाल सकते। आपको सबसे पहले अपने आप को जहाँ पे एक इमीडिएट बेनिफिट है और एक प्रोटेक्शन है, पहले वहाँ पे डालें। जिस तरह पेंशन है, साथ उसके इंश्योरेंस भी अब साथ बेसिकली हो जाती है क्लब। उसके बाद अब अपने रेनी डे फंड्स के लिए डालें, उसके बाद अब स्टॉक। सो यू हैव टू डाइवर्सिफाई। लेकिन पेंशन फंड शुड बी द फर्स्ट लेयर, पेंशन एंड इंश्योरेंस शुड बी द फर्स्ट लेयर। उसके बाद आप देखिए, बैंक्स में तो पैसे रखने ही नहीं चाहिए। मैं तो और ये खास तौर पे शामुल भाई उनके लिए भी, अभी तो हम बात करें ना कि आपकी टैक्स स्लैब ज़्यादा के लिए है। अगर आपकी फॉर एग्जांपल उस जगह पे लाई करें जिस पे टैक्स ही नहीं कट रहा, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 60, अभी तो मेरे ख्याल में 100,000 कर दी है, 80,000 कर दी है, और आपकी महीने की सेविंग है 10,000,
तो आप क्यों लो रिस्क म्यूचुअल फंड या बैंक या स्टॉक मार्केट में करेंगे, आप उसको पेंशन फंड में कर दें, क्योंकि आप जब विड्रॉ करेंगे 0%, आप ना रीबेट ले रहे हैं ना आप टैक्स दे रहे हैं, तो आप 0% पे उसको देखिए withdraw अगर कर दें। 100,000 आपकी सैलरी ना, तो आपके ऊपर 6 लाख तक तो 0% है, ऊपर के 6 लाख पे 1% है, तो इसका मतलब तकरीबन 0.5% बन गया टैक्स। तो इसका मतलब है कि आप अगर पेंशन फंड में डालते हैं और जब आप निकालते भी हैं तो 0.5% टैक्स कटेगा ना। तो देयर इज नो 25% डिविडेंड टैक्स, देयर इज नो 15% कैपिटल गेन टैक्स, देयर इज जस्ट 0.5% टैक्स। बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं आपसे और पूछ लूँ, जो मैं अपना थॉट प्रोसेस है जो मैं आजकल सोच रहा हूँ, मेरी फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, विच इज़ नॉट गिविंग मी एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सेल करके सारा पेंशन फंड में डाल दूँ, उसके विड्रॉल पे क्या होगा कि वही टैक्स लागू होंगे। बेशक मैं रीबेट तो ले नहीं रहा, फॉर एग्जांपल मेरी लिमिट थी कि मैं साल का 10 लाख रुपए पे मैक्सिमम रीबेट ले सकता हूँ, मैं 10 नहीं करता, मैं 50 कर देता हूँ, और अगर मैं 50 का 50 विड्रॉ करता हूँ, उस केस में क्या होगा? देखिए वो अब ये है ना कि इसमें पेंशन फंड में आप जितने भी डालेंगे, निकालते वक्त आपको लास्ट टैक्स क्रेडिट या टैक्स रेट होगा वो देना होगा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई वुड नॉट से कि आप वो प्रॉपर्टी वाली चीज़ उसमें बेसिकली डालें अगर आपने वो निकालने नहीं है। मतलब अगर कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का, उसको पता है कि मैंने अगले 10 साल पैसे नहीं निकालने, फिर तो प्रॉपर्टी भी बेच के डाल दें। बट लाइक इफ़ यू आर 30 और 35 और 25, तब आप 20% तक ही डालें, या वो अमाउंट डालें जो आपको नहीं लग रहा कि अगले 25 साल तक मैं निकालूंगा, या तब निकालूंगा जब बहुत ज़्यादा रेनी डेज होंगे, या मतलब मेरी जॉब चली गई, और जब आपकी जॉब चली जाएगी तो वैसे ही आपका टैक्स रेट नीचे आ जाएगा उस साल, तो तब आप निकालते हुए मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे लोग प्रॉपर्टियाँ सेल करके, या कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो बैंक में रख देते हैं, ठीक है, अच्छा बैंक में रखते हैं, उसके ऊपर टैक्स ऑब्वियसली हमें पता है, मीज़ान बैंक ने 6% दिया, एक्चुअली 12 था, तो ऑलरेडी आप 50% तो कम कमा रहे हैं। तो मकसद ये बताने का कि मेरे ख्याल में अभी भी, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिसमें रीबेट नहीं ले रहे, लेकिन आप पेंशन फंड को यूज़ कर रहे हैं बाय सेविंग द टैक्सेस। अगर मैं 2 साल के ऊपर तक पेंशन फंड में रखता हूँ और मैं विड्रॉल पे फॉर एग्जांपल 18% दे रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी 29% से कम पे कर रहा हूँ बेस्ड ऑन जो मेरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इवन अगर आपने अपनी, मैंने पता नहीं अब ये सही है कि नहीं है, पीटर थिल ने ना $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फेसबुक पे की थी। जब वो IPO हुआ था तो 1 बिलियन उसको मिला था। आपको पता उसने क्या किया है? उसने सारा का सारा पेंशन फंड में डाल दिया। एलन मस्क कहाँ पैसे डालता है? पेंशन फंड में डालता है, क्योंकि उसमें वो है ही नहीं। उनको ऑलरेडी पता है ना, हमने कभी बेचना ही नहीं है। हाँ। जब बेचना ही नहीं है तो उसको टैक्स फ्री कंपाउंड होने दें। हाँ। क्योंकि उसका डिविडेंड भी जो आएगा वो भी टैक्स फ्री है ना। वो भी टैक्स फ्री है, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। और वो है। अच्छा, यहाँ पे तो चले हमने पेंशन फंड किया, आपके प्लेटफॉर्म पे जब हम रिकॉर्ड करें, ऑब्वियसली आप भी एक पेंशन का एक पूरी स्कीम लेकर आ रहे हैं, सो वो कब तक लाइव होगी? अभी जब तक होपफुली आएगा तब तक लाइव होगी, और उस पर क्या कॉन्सेप्ट है कि एक आम इंडिविजुअल जाके अपनी सैलरी का किस तरह वो कर सकता है इन्वेस्ट? सो बेसिकली देखें, एक्चुअली जो महाना लॉन्च करने का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक जो ग्लोबल पेंशन सिस्टम है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाए, 401k स्टाइल इन US, बट सिंस मैं खुद स्वीडन में जाके रहा एंड देन आई सॉ द पेंशन सिस्टम हाउ इट ऑपरेट्स, और कैसे उन्होंने लोगों के बेनिफिट्स और एक गवर्नमेंट को ग्रो किया। बल्कि हमारी एक वो थी, तो मुझे अपनी ऐप दिखा रही थी, एंड शी वाज आई थिंक 52, और जब उन्होंने अपना पेंशन दिखाया, शी हैड लाइक $1.5 मिलियन इन हर पेंशन। एंड यार ये जब रिटायर होगी तो इसको ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब शी डजंट नीड एनीवन टू सपोर्ट, मतलब वो शी इज़ अ फीमेल, शी हैज़ हर ओन $1.5 to $2 मिलियन, तो उसको तो किसी के साथ वो करने की, सो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट वहाँ से आया था। दैट्स वाई वी पार्टनर, जब हमने महाना लॉन्च किया तो फिर सईद बाबर अली पैकेजेस ग्रुप में और सईद हैदर अली IGI लाइफ के साथ हम लोगों ने, फिर पहला कॉन्सेप्ट पेंशन था। बट जब हम आए तब ना डिजिटल ऑनबोर्डिंग के रूल्स थे, ना डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट था, ना CDC और नेशनल क्लियरिंग और PSX के साथ APIs का कोई सिस्टम था। तो वो बनाते हुए हमने सिर्फ एज अ प्रोडक्ट इसलिए लॉन्च किया था ताकि हम पूरा ऑनबोर्डिंग एंड KYC एंड डेटा प्रिडिक्शंस वगैरह को हम वो कर सकें। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लॉन्च्ड द पेंशन फंड। पेंशन फंड इज़ लाइव राइट नाउ। आप हुफाब पे जाके देख सकते हैं, इट इज़ विद द नेम महाना IGI इस्लामिक रिटायरमेंट फंड। सिर्फ हमने अपने प्लेटफॉर्म पे भी उसको लाइव नहीं किया, बिकॉज वी आर द फर्स्ट डिजिटली इनेबल्ड पेंशन फंड इन पाकिस्तान, जो कि ओपन भी डिजिटली होता है, एलोकेशन चेंज भी डिजिटली होती हैं, उसमें अगर आपको कोई सर्टिफिकेट्स या कोई वो चीज़ें चाहिए तो वो भी डिजिटली होते हैं, अगर आपको रीबैलेंसिंग करनी है तो वो भी डिजिटली होते हैं, आपको कहीं पे आने की वो नहीं है। सो होपफुली वी विल बी मेकिंग इट लाइव जब तक ये वीडियो वो होगी। और उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आपका
कभी भी पैसे उसको उसमें डाल भी सकते हैं, बल्कि हम उसके साथ इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ताकि आप जब पेंशन फंड में सेव कर रहे हैं तो आपको बेसिकली पूरी एक प्रोटेक्शन भी एक उसके अराउंड मिल जाए। सो यू हैव लॉन्ग टर्म सेविंग, यू हैव शॉर्ट टर्म सेविंग, एंड देन यू हैव अ मीडियम टर्म सेविंग्स एज वेल। बिल्कुल सही है। और ये जो आपकी कोलैबोरेशन है आईजीआई के साथ, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये पेंशन बैक्ड है, उन्हीं के पेंशन फंड्स होगा या उनकी इंश्योरेंस आपके साथ यूटिलाइज होगी, फंड्स आप मैनेज कर रहे होंगे? इनकी आपकी पार्टनरशिप किस तरह है? ठीक है, सो बेसिकली जो आईजीआई है और पैकेजेस ग्रुप, दे आर इन्वेस्टर्स इन महाना, वो स्पॉन्सर्स हैं भी हैं, एक लाइक वन ऑफ दी स्पॉन्सर्स हैं। सो हम लोगों ने जॉइंटली डिसाइड किया कि बेसिकली पेंशन फंड हम लॉन्च करें, या जिस तरह हमने MICF या MITF वो महाना ने खुद लॉन्च किया। तो ये जो रिटायरमेंट फ़ंड है, ये फिर हमने क्या किया कि हमने कहा आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च करते, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ टू टाइप ऑफ कंपनीज को अलाउड है पेंशन फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज। बट बिकॉज वी आर सॉर्ट ऑफ अ पार्टनर ग्रुप कंपनी ऑफ आईजीआई, तो हमने कहा आप वो लॉन्च कर दें, क्योंकि ग्रुप में एक को ही अलाउड है एंड सो फोर्थ। सो उसके साथ इंश्योरेंस भी प्लग इन करना था। ऑल्दो उनका पूरा बैक एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ऑपरेशंस पूरा का पूरा महाना ही मैनेज कर रहा है, बट लीगली जो फंड है वो आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस का फंड है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे या यहाँ पे जाएंगे, दोनों एक ही चीज़ है? तो दोनों एक ही चीज़, दोनों तो आप बेसिकली महाना के थ्रू भी खोल सकते हैं, और अगर आप आईजीआई लाइफ के भी पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ से भी बेसिकली वो रीडायरेक्ट हमारे पास ही हो जाएंगे, क्योंकि पूरा जो सॉफ्टवेयर है और ऑनबोर्डिंग और केवाईसी का इंजन है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का इंजन है, जो इंटीग्रेशन सीडीसी वो बेसिकली हमारी ही यूज़ हो रही है। बिल्कुल सही है। मैं एक शामुल भाई, क्योंकि मैंने आपका वीडियो भी बनाई, हमने बड़ा ज़बरदस्त आपका सीमलेस था। मैंने तो इनफैक्ट उस वीडियो में कहा कि 10 मिनट में आपका अकाउंट खुलेगा, और वो हुआ भी माशाल्लाह। आपने जो एक चेंज लेकर आए हैं एक लिहाज से आप, वो बड़ी ज़बरदस्त है। एक एज ए यूज़र था जो मेरा पेन पॉइंट है, मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम ये है कि अब जिस तरह स्टॉक मार्केट में ये इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं, पॉलिसी रेट नीचे जा रहा है, इफ़ आई एम ए इन्वेस्टर इन महाना, तो मेरे पास ना ऑप्शन ही कोई नहीं है महाना के इंटरफेस में लो रिस्क से हाई रिस्क में जाने की। स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर है, वो आपका ETF माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है वहाँ पे। फिर प्रॉब्लम क्या है, एक पूरा पेन पॉइंट है कि मैंने महाना से जाके पहले विड्रॉ करने हैं, फिर वो मेरे एक आध दिन में अकाउंट में आएंगे, फिर वहाँ से मैं फिर ETF में जाऊँगा, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो कि मिस हो जाती है। तो व्हाट इज़ योर प्लान फ्रॉम द महाना साइड? इवन एक तो पेंशन फंड होपफुली इंशाल्लाह लाइव हो जाएंगे आपके, लेकिन जो लोग फॉर एग्जांपल अभी इस्लामिक लो रिस्क में बैठे हुए हैं, और प्लस गवर्नमेंट की आपको खुद नज़र आ रहा है कि यार डेट फंड को, लो रिस्क फंड को वो डिस्करेज कर रहे हैं, देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द करंट यूजर्स हाउ टू शिफ्ट देयर फंड फ्रॉम वन एसेट क्लास टू अदर वन। सो एटलीस्ट हर कैटेगरी में ना कोई एक चीज़ हो जिसमें रिस्क एपेटाइट के थ्रू, मेरी अपनी प्रेफरेंस के थ्रू, मुझे नहीं 2 साल तक पैसे चाहिए, मे बी महाना का वही ETF एक सॉर्ट ऑफ फंड अवेलेबल हो, मैं महाना के अंदर ही से जाके उधर कर दूँ। अभी SECP वाले भी कह रहे थे यार ये जो ETF वाले हैं ना, अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी इनेबल कर दें ताकि लोग को आसानी हो जाए, और ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी है। सो आपका प्लान अभी महाना के ऊपर क्या है फ्रॉम म्यूचुअल फंड परस्पेक्टिव? ये इसमें बेसिकली ये कि एज ऑफ नाउ अगर आपको ETF बाय करना है, जैसे हमारा ETF, उसके लिए ब्रोकरेज अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, या ब्रोकरेज के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम एक्टिव स्टॉक फंड्स नहीं लेके हैं जहाँ पे आप हमारी कॉल्स पे डिपेंडेंट हो। अगर वो ETFs हैं, चाहे वो सेक्टोरल ETFs हैं या इंडेक्स ETFs हैं, आप किसी भी ब्रोकर से, चाहे जिस तरह सईद फराज है, कोई और JS ग्लोबल है, वो जाके परचेज कर सकें। और अभी हमारा वी आर ऑलमोस्ट आई थिंक द सेकंड लार्जेस्ट ETF नाउ। हम अपने प्लेटफॉर्म से भी नहीं बेच रहे। सो आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो रिक्वायरमेंट, बट अभी रेगुलेटरी वाइज इशू ये है कि म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज स्टॉक मार्केट में जाके ट्रेड नहीं कर सकते, उनको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। आपको शायद याद होगा, सबसे पहले मैंने एक्विटीज़ का ही ये हमने फ्लो क्रिएट किया था, बट इशू जो सबसे ज़्यादा हमें आता है वो ये कि जब हम नेशनल क्लियरिंग में अकाउंट ओपन करने जाते हैं, वो सिस्टम इतना ब्रोकन है कि वो एक तो OTP नहीं आता, फिर उसके बाद वो अगर आपका सहूलत कहीं खुला हुआ है तो पहले बंद करो, जिस मुल्क में अकाउंट खोलना एक प्रॉब्लम है वहाँ पे पहले बंद करा के दूसरी जगह पे खोलें। सो हमारे पास फॉर आर इंटरनल यूज़र्स ये हाई रिस्क और एक्विटी मार्केट्स लाइव हैं, बट पब्लिक का हम इसलिए अभी लाइव नहीं गए बिकॉज वी आर नॉट 100% श्योर कि अगर कल को 10,000 बंदा आता है तो हम उनमें से 100 लोगों के अकाउंट भी केपेबल है नेशनल क्लियरिंग खोलने का सीमलेसली। सो हम, जिस तरह हमारा सेव प्लस है 5 मिनट में अकाउंट खुलता है, अगर आपका सेव प्लस खुला हुआ है तो पेंशन आपका 30 सेकेंड्स में खुल जाएगा। तो हम अगर वो चीज़ किसी को 3 दिन में दें, क्योंकि पब्लिक को समझाना कि क्यों नहीं खुल रहा आपका अकाउंट या क्यों उसमें टाइम लग रहा है, उसमें हमारा कसूर नहीं होगा, वो नेशनल क्लियरिंग का होगा। बट
उसमें यह है कि वी आर वर्किंग ऑन इट। जैसे हमने डिजिटल एसेट मैनेजमेंट की रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कराई थी SCCP के साथ मिलके, और ये टेक स्टैक इंप्रूव कराया था CDC का। हम नेशनल क्लियरिंग और PSX के साथ भी वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व। वो सिर्फ हम अपने लिए सॉल्व नहीं करेंगे, पूरी इंडस्ट्री के लिए भी सॉल्व कर देंगे। सो होपफुली हम बेसिकली इन नेक्स्ट 2 to 3 months we should be able to break through in that कि हम हाई रिस्क प्रोडक्ट बेसिकली, ताकि आप स्विच कर सकें बिटवीन लो रिस्क एंड हाई रिस्क। एक ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी का बहुत बड़ा गिला रहता है, मेरे से ही रहता है कि हम कहीं उनको नहीं बताते। तो महाना के अंदर अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? आपका RDA के थ्रू भी लिंक्ड है उनके साथ? और एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन वो भी आ गया कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो नॉर्मल म्यूचुअल फंड पे जाएंगे तो वो उसी तरह के टैक्स की चीज़ें उन पर इम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है, उनके तो सोर्स से भी नहीं है, वो तो बाहर से पैसा ला रहे हैं। सो अगर वो पेंशन फंड में जाते हैं, अगेन मैं पेंशन फंड को ला रहा हूँ, और अगर वो बाहर बैठ के जहाँ पे वो लोकल पे टैक्स भी नहीं है और उनका टैक्स कट ही नहीं रहा, और अगर वो विड्रॉल करते हैं तो उन पे क्या चीज़ें लागू होंगी? वैसे ये उसमें बेसिकली ये कि अगर उन्होंने पैसे नहीं निकाले, ऑब्वियसली पेंशन फंड तो मेक सेंस। लेकिन देखिए, पेंशन इवन गवर्नमेंट के लिए भी और SCCP के लिए भी बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, और वी आर एक्टिवली डिस्कसिंग विद देम कि ये जब वो एक बंदा टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहा तो उस पर टैक्स निकालते हुए टैक्स क्यों कटेगा। तो इसके लिए SCCP इज़ वर्किंग ऑन इट कि उसके लिए कोई हम रेगुलेशंस लेके आएँ कि अगर ये RDA अकाउंट हैं या ओवरसीज़ के अकाउंट्स हैं तो उनके विड्रॉल के ऊपर वो टैक्स ना कटे। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। और सिमिलरली एक और भी जो रेगुलेशन जिसके ऊपर काम हो रहा है कि अगर आपका VPS में अकाउंट है तो आप उसको प्लेज करके उस पर लोन भी ले सकते हैं, मतलब किसी भी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, अभी भी कोई भी उसके ऊपर चल रहा है। बेसिकली दैट इज अ रेगुलेशन दैट वी आर वर्किंग ऑन। सो रादर देन क्या वो पैसे विड्रॉ करें और अपना टैक्स बेनिफिट वापस करें, आपको अगर शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो आप बेसिकली जाके बैंक से वो कर लें। सो ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इसके ऊपर वी आर ऑलरेडी इन डिस्कशन। अब मुझे नहीं पता कि SCCP या गवर्नमेंट कब नहीं, वैसे अगर मैं पूछना चाहूँ ना, एक आपने कहा ना जिस तरह आपकी जो भी टैक्स स्लैब है उस पर आपको उतना टैक्स देना पड़ेगा। ओवरसीज तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनका टैक्स ही कोई नहीं है, वो तो जीरो शेयर टैक्स करके अपनी रेमिटेंस। तो अगर वो सिर्फ फाइल करते हैं टैक्स, हाँ, तो वो फिर उनका 0% में कटेगा। तो इसका मतलब है कि रादर दैन के वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी हाई रिस्क लो रिस्क म्यूचुअल फंड में डालें, पेंशन फंड में जाएं और यहाँ पे टैक्स फाइल करें कि उनकी सारी रेमिटेंस आ रही है, और रेमिटेंस के आगे इनका ये पैसा जो इन्वेस्टेड है पहली टैक्स फ्री है क्योंकि रेमिटेंस पे भी कोई टैक्स नहीं है, और रेमिटेंस वाला पैसा आपने आगे इन्वेस्ट किया हो। सो बेसिकली आप पाकिस्तान में बैठ के बगैर किसी टैक्स के आप ज़्यादा पैसे बना सकते हैं रादर देन वो करें। मतलब एज ऑफ नाउ तो लॉस तो यही कहते हैं कि आपका लास्ट ईयर का टैक्स जो भी इफेक्टिव टैक्स रेट है, चाहे वो 1% है चाहे 0%, उसके ऊपर बेसिकली आपका विड्रॉल वो होगा। अब इसमें इशू सिर्फ ये आता है कि फाइलर होना बहुत ज़रूरी है। अब फाइलर, अगेन मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको इस पर देखिएगा कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। टैक्स पेमेंट एंड फाइलर आर 2 सेपरेट कॉन्सेप्ट्स। यू कैन बी अ टैक्स पेयर एज जैसे सैलरीड क्लास होती है, बट आप फाइलर नहीं होते। तो 5 मिनट का या आधे घंटे का फाइलर का प्रोसेस कर लें। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरी जॉब है तो मैं फाइलर बन सकता हूँ, मेरी जॉब नहीं है तो मैं फाइलर बनने की ज़रूरत है, मैं तो कमाई कुछ नहीं रहा। तो VPS सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। नहीं, जो कमा नहीं रहे तो बेसिकली अगर आप टॉपअप कराते हैं जैस का, टेलीनॉर का, किसी का भी, तो आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं क्योंकि आप कमा नहीं रहे और आप कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जिस पे आप बिजली का बिल अगर 25 से ऊपर आ गया तो आपको टैक्स भी ज़्यादा कट रहा है। सो आपने क्या करना है, आपने गवर्नमेंट को ये बताना है कि मैं ये मेरे ID कार्ड है, ये है अकाउंट में, और मेरी सैलरी इस साल की 0 थी या मेरी सैलरी इस साल की 30,000 थी और मेरे पे कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, सबमिट, आप फाइलर बन गए। आपकी जॉब नहीं है, आप तब भी फाइलर हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि मैं जब जॉब करूंगा, एक तो वो तो लेजीनेस है कि जो जॉब करके सोर्स से पैसा कटा रहे हैं और टैक्स भी दे रहे हैं और फिर भी फाइलर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा मसला ये है कि जो कमा भी नहीं रहे और वो फाइलर भी नहीं बन रहे और वो उल्टा पे भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेरे ख्याल में होंगी। आई एग्री बिल्कुल ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फाइलर बनना चाहिए? वैसे बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए, अगर आपके यहाँ पे आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको सिंपल सी एक मैथ्स बताता हूँ। अब अगर पिछले 3 साल से, तकरीबन 2-2.5-3 साल से आपका डॉलर वहीं 275-280 के करीब खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि जो 2.5 साल में जो एवरेज पर एनम रिटर्न था 23 तक गया, अब तकरीबन 11% के ऊपर आ गया, तो 16%, विच मीन्स यू हैव मेड 16% डॉलर रिटर्न। आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी 6% देता है। आपको US में भी, मेरी फैमिली होती है वहाँ पे, तो वो 4% है। सो देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बेसिकली एक्सेस होना चाहिए तमाम ग्लोबल मार्केट्स का। सो आपको अगर पाकिस्तान में जब तक ये डॉलर के ऊपर कोई इशू नहीं है, आपको ये 14% 12% रिटर्न मिल रहा है,
इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो आप यहाँ पे रखें, जैसे ही आपको डाउट हो वो पैसे निकाल के आरडीए के थ्रू वापस ले जाएं, फिर किसी और कंट्री में डाल दें या अपने जिस मुल्क में आप रह रहे हैं बेसिकली वहाँ पे डाल दें। तो बिल्कुल फाइलर होना चाहिए, मतलब अननेसेसरी टैक्स देने, और फाइलर में कोई नुकसान थोड़ी ना है। मतलब फाइलर का मतलब ये तो नहीं कि आपको नहीं कोई नया टैक्स देना है उनको, आपके पास जो भी है, चाहे आप 0 इनकम कमा रहे हैं या 1 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, और वो सिर्फ आपने एफबीआर को बताना है। बिल्कुल सही बात है। और मेरे ख्याल में मुझे एफपीआर को बुलाना चाहिए, कोई नाइस स्वीट से बंदे हैं। आई थिंक इसमें अगर थोड़ा सा कोई यूजर फ्रेंडली इंटरफेस भी एफबीआर क्रिएट कर दे, जिसमें मतलब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं जब स्वीडन में ना अपना टैक्स फाइल करता था ना, अब उनका टैक्स जो उनकी जो वेबसाइट थी दैट वाज इन स्वीडिश लैंग्वेज। अब मुझे स्वीडिश लैंग्वेज वक्त नहीं आती थी, तो लेकिन वो इतना सीमलेस था कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज मैं अपना टैक्स खुद फाइल करता था इन स्वीडन। सो आई थिंक एफबीआर को थोड़ा सा अगर यहाँ पे ये आई थिंक वो ऑलरेडी आसान कुछ समथिंग के नाम से तो वो बना रहे हैं कि आप 5-6 स्टेप्स के अंदर जाके अपना टैक्स फाइल कर लें, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन आई थिंक थोड़ी सी कम्युनिकेशन का गैप भी है, लोगों को समझ आती है कि टैक्स अगर करेंगे तो घर ना आ जाए, मुझे ये समझ नहीं आती है इतना क्लास को नहीं कोई तंग करता। अभी वो लास्ट मेरे वो असिस्टेंट टू फाइनेंस मिनिस्टर वो भी आए थे, तो वो ये कहते हैं कि टॉप 1% ऑफ द पीपल जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो उनका टैक्स लायबिलिटी है वो उनसे कहीं ज़्यादा है, जो कि रिमेनिंग 70-80% जो टैक्स दे रहे हैं। सो वो तो फोकस उन पे कर रहे हैं ना यार, वो क्यों नहीं दे रहे? एक आम बंदा जिसकी बेचारे की सैलरी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, वो सिर्फ इस चक्कर में जी एफआईआर वाले घर ना आ जाएं, ये ना इट्स उनका तो विदहोल्डिंग टैक्स एम्प्लॉयर खुद ही काट रहा है, क्या जरूरत है आपको वो? तो आपके पीछे तो वो ये बताएं, महाना पे आरडीए के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका देखिए मीज़ान बैंक में आरडीए अकाउंट खुला हुआ है तो यू कैन ओनली मीज़ान इंटीग्रेटेड अभी आप? जी अभी एज ऑफ नाउ वी ओनली हैव मीज़ान। अभी हम एचबीएल और बाकी फंड्स भी उसमें, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपको एक ईमेल की थी कि एक भाई साहब थे, उनका फिर उनको फॉरेन की चीज़ें बतानी पड़ी थी कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मैं कहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ, तो वो एक बहुत हैसल हो जाता है लोगों के लिए टू प्रूव कि वो कहाँ से पैसे कमा रहे हैं अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। फिर वो आते नॉर्मल पाकिस्तानियों की तरह हैं, तो वो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है कि यार उसकी फॉरेन की जो इनक्रीज़ है उसको किस तरह वो मैप करें। सो बेहतर यही नहीं है कि आप डायरेक्टली आरडीए के बैंक्स के अंदर आपका इंटीग्रेशन हो, आप उसमें ओपन आरडीए करें, प्रोसेस बहुत सीमलेस है वहाँ पे, और वहाँ पे आप कनेक्ट करके आप माना के अंदर इन्वेस्ट अभी इसमें ये कि अगेन हम मैं फिर रिपीट करूँगा, मुझे लगता है कि हम महाना तो बना ही नहीं रहे, हम तो इंडस्ट्री बना रहे हैं। इशू ये आता है कि बैंक्स ने कोई सिंगुलर, या स्टेट बैंक ने भी कोई सिंगुलर आरडीए का सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया जिसमें तमाम बैंक्स हों। अब आपको हर बैंक के पास इंडिविजुअल जाके वो करना पड़ता है। द इशू इज़ कि वी आर इंश्योरेंस बैक्ड एएमसी, जो बाकी बैंक बैक एएमसी से उनके अपने बैंक्स ऑलरेडी हैं, तो यूबीएल का आरडीए लेता है, मीज़ान का आरडीए लेता है, उस तरह से अकाउंट्स ओपन करता है। वी आर द ओनली वंस हु वांट टू गो एग्नोस्टिक, कि हम मीज़ान के आरडीए को भी केटर करें, हम एचबीएल के भी को भी केटर करें। अब इन सबको एक पेज पे लेके आना, जो कि हमारा काम नहीं होना चाहिए था, स्टेट बैंक का होना चाहिए था, वो भी हमें करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अभी हमने और मेरे ख्याल में शामुद भाई यहाँ पे यही क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को लगता है, क्योंकि बैंक का अपना म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे पैसा उनका सिक्योर है, महाना तो मे बी स्टार्टअप है, कल को पता नहीं आप फिर स्वीडन ना चले जाएं तो पैसे कितने जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर बैकएंड का प्रोसेस आप बताएं कि इवन बैंक और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, आपका पीछे बैकएंड का प्रोसेस सेम ही है ऐसे। नहीं, आई थिंक ये बहुत वक्त आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए, चाहे मीज़ान हो, चाहे यूबीएल हो, चाहे नाफा हो, चाहे कोई भी फंड हो, तब सब के पैसे जो है वो सीडीसी के पास पड़े होते हैं। इवन जो आपका बैंक अकाउंट होता है ना फंड का, जैसे MICF का जो बैंक अकाउंट है, वो भी हम ऑपरेट नहीं कर सकते हमारे हाथ में। अगर आप मुझे बोले ना जी मेरा विड्रॉल फंसा हुआ है, तो मेरे पास ये भी अथॉरिटी नहीं है कि मैं खुद लॉगिन करूँ उसके अंदर और वहाँ से मैं कहूँ यार मैं अभी आपका ट्रांसफ़र करता हूँ। हमें वो भी सीडीसी को जाके बताना पड़ता है। ये जिस तरह नॉर्मल ब्रोकर में कहते हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं। जी। सो वो बेसिकली अब वो भी हमें सीडीसी को जाके बताना पड़ता है कि जी इनका विड्रॉल फंसा हुआ है फॉर सम रीज़न, या बैंक ने रिवर्स कर दिया था, तो आप इनका दोबारा से री-इनिशिएट करें। सो म्यूचुअल फंड तो बैंक से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि बैंक्स में कस्टडी बैंक्स के पास होती है। अगर बैंक रन हो गया, लेट्स से 25% डिपॉजिटर्स आगे पैसे निकालने के लिए आ गए, तो बैंक तो बैठ जाएगा। हमारे केस में तो अगर आपका आज महाना बंद हो जाए, सुबह ऐप नहीं चले, आप जाएं सीडीसी में अपने पैसे निकाल लें। तो देखिए, एसेट मैनेजमेंट के सिर्फ 2 काम है, फैसिलिटेशन टू ओपन एक्सेस टू दीज मार्केट्स, सेकेंडली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर आपने किसी भी फंड को या एएमसी को जज करना है तो 2 चीज़ों पे जज करना है, कन्वीनियंस के ऊपर और उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के ऊपर। जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी SECP रेगुलेटेड है, CDC उसका ट्रस्टी और कस्टोडियन है, और वो मुफाब के ऊपर है, तो इट डज़ नॉट मैटर कि वो बैंक बैक्ड है या चाहे वो इंश्योरेंस बैक्ड है या कोई और। असल में पाकिस्तान में सिर्फ बैंक्स ने ही खोली। आई थिंक वी आर द फर्स्ट कंपनी
और फर्स्ट पेंशन फंड एक्चुअली टू बी बैक्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट पेंशन फंड्स और वो होते हैं वो भी इंश्योरेंस बैक्ड होते हैं, बैंक बैक्ड तो होते ही नहीं है। और ये बैंक बैक्ड होने की वजह से ही पाकिस्तान की फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल पेनिट्रेशन आज यहाँ और मजे की बात है कि बैंक पे आप जाएं, कैनिबलाइजेशन है ना। देखिए मैं अगर MC मीज़ान हूँ और आप अल मीज़ान है, मैं 7% बनाता हूँ, मैंने कहा ना सेविंग के ऊपर मैं 6% बना रहा हूँ, मैं करंट पे 12% बना रहा हूँ, तो मेरा एग्रीगेटेड आप अगर देखें 7-8% स्प्रेड है। तो मैं अपनी सब्सिडरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो बेचारी 0.5% कमा रही है, मैं क्यों अपना पैसा वहाँ शिफ्ट कराऊंगा? बिल्कुल सही बात है। इस वजह से है जो हमारी जो 3 लाख और 4 लाख के अकाउंट्स हैं, इन्हीं बैंक्स की वजह से। आपको पता है बैंक्स ने प्रॉपर कैंपेन्स किए हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूद हराम है, इस्लामिक बैंकिंग में भी पैसा रखना हराम है, तो आप इस्लामिक से म्यूचुअल स्टॉक ये नॉर्मल अकाउंट खोलें, ठीक है, इस्लामिक से भी नॉर्मल अकाउंट खोलें ताकि आपका वो उसमें आ जाए। तो मेरे ख्याल में बैंक्स का तो बहुत बड़ा, और ये वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्यों कम है। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी बैंक के अंदर एक छोटे से कॉर्नर के ऊपर म्यूचुअल फंड का बोर्ड भी लगा हो कि अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इधर आएं। पता ही नहीं है, वो 3rd फ्लोर के ऊपर उनका एक होगा, किसी शॉपिंग मॉल के 3rd 4th फ्लोर में फ्लैट के अंदर उन्होंने म्यूचुअल फंड का खोला होता है। मेन स्ट्रीट के ऊपर, मेन ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपका बैंक खुला होता है। एक्सेसिबिलिटी ईजी है, म्यूचुअल फंड की एक्सेसिबिलिटी इतनी मुश्किल है। सो लोगों को जब तक खुद समझ नहीं आएगी भैया आपने पैसे कैसे बचाने हैं। अगर पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी और पेनिट्रेशन को लेके आना है तो आपको नॉन बैंक बैक्ड एसेट मैनेजर्स, स्टॉक ब्रोकर्स और इसी तरह से फाइनेंशियल एजुकेटर्स और एग्रीगेटर्स हमें लेके आने पड़ेंगे। अगर बैंक्स पे आपने रिलाई करना है तो फिर तो आप देखें ना शामूर भाई, एक जो बैंक मैनेजर है उसको सब अकाउंट्स वाले का पता है कि क्या पैसा है, कौन सा बच्चा बाहर है, फिर चाय भी वो आपको देता है, फिर आपको समझाता भी है कि तुसी ये इंश्योरेंस ले लो, बैंक इंश्योरेंस आप ले लो, उसमें आपको ये बेनिफिट होगा, या आप इसमें क्यों रख रहे हो, इसमें ही रख लो, आपको इसमें बेनिफिट होगा। सो मकसद ये है कि वो तो आपके घर का फ़र्द है, और फिर क्योंकि लोगों में उसका ट्रस्ट ज़्यादा है कि वो सही बताता है, तो वो फाइनेंशियल बेचारा खुद भी नहीं है, खैर उसका अपना इंटरेस्ट भी है कि कितने अकाउंट्स उसके पास हैं। हर 30th को कॉल आती है बैंक की तरफ से कि सर थोड़े फंड रख लें, उनका कमीशन ही उसके ऊपर बेस है। मैं आपको पता है, मैं एक बैंक के मैं अब नाम नहीं लूँगा, एक बैंक का बड़ा अच्छा 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिक सैलरी 45,000 रुपया। मैंने कहा 45,000 रुपया आजकल की क्या? नहीं सर वो कमीशन से बन जाता है। और कमीशन का भी स्ट्रक्चर क्या है कि अगर आप करंट अकाउंट रखोगे फॉर एग्जांपल इतने करोड़ पे तक, तो आपको इतने पैसे बन जाएंगे, 40-50 हज़ार रुपये बन जाते हैं, और उस पर भी कैप है कि इतने से ऊपर गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो उनको भी बताया हुआ भाई इसके ऊपर हमारा मार्जिन है, इसके नीचे तुम्हें, और तुम्हारी सैलरी डिपेंडेंट तुम्हारी बेसिक सैलरी पे नहीं है, तुम्हारे कमीशन के ऊपर है। एंड द होल सिस्टम ही इस तरह चल रहा है कि हम यहाँ पे बात करते हैं बैंक्स का, आप प्रॉफिट देखें कहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आप उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देखें कि उनको मिल क्या रहा है, वो बेचारे उनको लगाया हुआ है कस्टमर के पीछे कि तुम उनके। मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि करंट अकाउंट में जो ये कहते हैं ना कि जी इस्लामिक है, हम सूद 1 रुपया भी नहीं लेंगे, तो वो पैसे कोई और भी बना रहा है। हाँ, वो खुद ही बना अगर आपका 0% है तो क्या बैंक वो चैरिटी में दे देता है क्या, वो जो करंट अकाउंट पे जो पैसे बनते हैं जो गवर्नमेंट को देते हैं? सो आई थिंक देखिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, देखिए एक सिस्टम है, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ कि जी करंट अकाउंट सेविंग पूरी दुनिया में होता है। ये अब लोगों को खुद समझने की ज़रूरत है कि बेसिकली हमारा पैसा हमारे लिए काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। जहाँ पे आप स्क्वीज़ हो रहे हैं अपनी बच्चों की एजुकेशन पे, हेल्थ साइड के ऊपर, वहाँ आप वो प्रॉफिट उठा के इस्लाम के नाम के ऊपर या मिस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आप बैंक को बनाने दे रहे हैं, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाने दे रहे हैं, ये तो आप अपने साथ जाती ही कर रहे हैं। चलें, आई थिंक शामून भाई बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आपसे हो गई है। 5 मिनट मैं लोगों के, पहले तो मैं जनरल आपसे लूँगा, फिर मैं कुछ लोगों ने कमेंट किए, मैं वो भी मैं पूछ लेता हूँ। अभी जैसे आपने बात किया कि पैसा लोगों का CDC के पास है, जनरली जो मैंने देखा है लोगों की इंक्वायरीज जो आपके पास, पेन पॉइंट जो लोगों के आते थे कि मैंने विड्रॉल किया, मेरे पास विड्रॉल नहीं आया, तो ये जो है ना ये रिस्पॉन्ड नहीं करे, कुछ नहीं करे। तो अगर आप जनरली खुद बता दें कि किस तरह के मसले आपने देखे लोगों के जो आपके साथ हुए हैं, और उसका मसला क्या था और उसका सोल्यूशन क्या है, जो अगर आप देखिए आई थिंक उसमें सबसे जो मेजर हमें एक वो आती है कि अगर लेट्स से कि कोई विड्रॉल का कभी डिले हो जाता है, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे अगर IBFT यूज़ हो रही होती है तो वहाँ पे वो बैंक के अंदर ही वो ट्रांजैक्शंस बाद वक्त घूम जाती हैं। सो एवरी डे तकरीबन 1 से 2% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बेसिकली दूसरे रेसिपिएंट बैंक्स जो है वो रिवर्स कर देते हैं। तो वो जब हमारे पास केस आता है तो फिर हम CDC को दोबारा से कह देते हैं कि वो रीइनिशिएट करें। जैसे मैंने कहा कि वी डू नॉट हैव एक्सेस टू द बैंक अकाउंट, मतलब अगर आप मुझे बोले ना जी मैंने विड्रॉल किया था नहीं आए, तो मैं बैंक में लॉगिन करके वो पेमेंट नहीं कर सकता, मैं CDC को बताऊंगा, नेक्स्ट डे वो दोबारा से उसको री इनिशिएट करेंगे।
जिसकी वजह से जो स्टेट बैंक है वो रास के सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अभी हमने रास P2P इम्प्लीमेंट कर दिया है। बहुत जल्दी आप देखेंगे हमारे पास रास P2M भी इम्प्लीमेंटेड होगा, जिसमें आपकी इवन ट्रेस एंड ट्रैक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो अगेन मतलब लाइक बट हमने हार्डली 1 से 2% से ज़्यादा रिवर्सल्स जो हम अगले दिन री इनिशिएट कर देते हैं उससे ज़्यादा नहीं देखे। बट नॉर्मली ये अगेन ये जो विड्रॉल का पूरा प्रोसेस है ये CDC उसको इनिशिएट करता है, हम सिर्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए जब आप एक चीज़ मल्टीपल आ रही है ना, मे भी एक वीडियो बना दें या यूट्यूब पे बना दें, प्रॉब्लम क्या आती है ना कि मुझे पता है कि माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं इवन आपको पास भी क्योंकि लोग डायरेक्टली आ जाते थे, फिर मैं रिक्वेस्ट करता था यार ये मसला है। प्रॉब्लम ये है कि जब 3 दिन तक उनको रिप्लाई ना मिले तो एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, फिर लोगों का पैसा है, लोगों को समझ आती है पता नहीं ये खुदा ना खासा कुछ हो ना जाए। अभी तो आपने एक्सप्लेन किया ना कि CDC के पास होता है, हमारे पास होता ही नहीं है। सो एक टाइमली सॉर्ट ऑफ सिर्फ ईमेल रिमाइंडर या बता दें यार हमें आपका आइडिया ये CDC को कम्युनिकेट किया हुआ है, वो आपके एंड पे वो करेगी, हमने अपने एंड पे उनको एस्केलेट कर दिया। जस्ट मे बी 2 दिन बाद एक छोटा सा 1 लाइनर ड्रॉप कर दें या कोई बंदा एक एक्टिवली बता दे। प्रॉब्लम अभी पेन पॉइंट क्या आ रहा है कि लोग 3-3 4-4 दिन वेट करते हैं, मे बी 4-5 दिन बाद रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन वो गैप इतना बड़ा होता है और फिर लोगों को एकदम टेंशन हो जाती है कि जी आप कहीं भाग तो नहीं गए, हालांकि कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, सो लोगों को ना अगर हम टाइमली ये बता देना कि क्या क्या चीज़ें हैं तो वो मेरे ख्याल में कुछ केसेस में ऐसा होता है, इसमें विड्रॉल का केस है ना, इवन CDC को भी नहीं पता होता कि पैसे कहाँ फंसे हुए हैं, ये फैसल बैंक में फंसे हुए हैं और निज़ाम के बीच में कहाँ फंसे हुए हैं। सो इवन वो भी रिप्लाई जब हमें करते हैं। बट हैविंग सेड दैट देखिए आपका बड़ा स्मूथ प्रोसेस है जो आपने रास के थ्रू किया हुआ, मैं तो अभी करता हूँ, विदिन 2 मिनट्स आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मे बी ये कोई रास के तरीके का डायरेक्टली हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हम जो विड्रॉल वाला प्रोसेस है ना वो भी रास पे कन्वर्ट कर लें, एंड वी आर एक्टिवली डिस्कसिंग विद स्टेट बैंक में। फिर वही कह रहा हूँ कि हमें बहुत सारी जो थोड़ी सी डिस्ग्रंटलमेंट या कंसर्न्स आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें CDC या बैंकिंग सिस्टम की वजह से होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने अभी जो जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की हम वो करते हैं, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपका फ़ोन जो है, जो आपकी हेल्पलाइन नहीं है। देखिए अब दुनिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाना, वहाँ पे उनके नंबर होते ही नहीं है, बिकॉज अगर आपने रिटेल को टारगेट करना है तो हालांकि मेरी टीम मुझे कहती है कि हमें फ़ोन हेल्पलाइन ऑन करनी चाहिए। मैंने कहा एक दफ़ा हमने आदत डाल दी लोगों को कॉल करने की, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ हमें अपने सिस्टम से इतने इम्प्रूव करने हैं ताकि लोगों को कॉल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। सो बिफोर डिविडेंड अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तकरीबन दिन से 10,000 से 1,500 क्वेरीज डेली होती हैं। और अभी अगर हमने पूरा अपना कस्टमर सपोर्ट AI ड्रिवन किया हुआ है कि हमारा जो बेसिक हमारा LLM चल रहा है जो बेसिक क्वेरीज को खुद ही हैंडल करता है, अपार्ट फ्रॉम जहाँ पे आपके विड्रॉल के इश्यूज़ हों, अपग्रेड के इश्यूज़ हों, चेंज इन बैंक अकाउंट के इश्यूज़ हों, वो सिर्फ बेसिकली ह्यूमन एजेंट्स को जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। हमने उसको भी अपग्रेड किया, हमने कस्टमर सपोर्ट में और बंदे इंजेक्ट की और क्वेरीज आना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक अप टिल डिविडेंड तो हमारा सिस्टम बहुत परफेक्ट चला था। जैसे ही डिविडेंड दिया है तो दैट वाज लाइक व्हेन द सिस्टम ब्लू अप, और वो तकरीबन हमें कुछ क्वेरीज आई कोई 8,000। अब वो बेसिकली जो क्वेरीज भी थी जी टैक्स ज़्यादा कट गया। अब आप मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी टैक्स ज़्यादा कट गया, अब मैं आपको उसको रिप्लाई जब तक मैं आपकी अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करूँगा, आपके नंबर्स नहीं देखूंगा, उस पर कैलकुलेशंस नहीं रन करूँगा, आई कैन नॉट आंसर। तो आप इमेजिन करें, मेरे ख्याल में शामिल हुए एक टैक्स कैलकुलेटर बना दें कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, उसकी क्या वैल्यू है, कैलकुलेट करो मैं कितना ये सोच रहा हूँ जिस तरह से हमारा ETF का डिविडेंड है स्ट्रेट 2.25 कटा है, जाके आप स्टॉक एक्सचेंज से कर लें। हम जो ये कस्टमर्स को बेनिफिट देने के लिए टैक्स ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं ना, वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा। मैं फिर उसमें रिपीट करूँगा कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस में जाएँ, अकाउंट स्टेटमेंट में जाएँ, टैक्स ऑन डिविडेंड डिवाइड बाय कैश डिविडेंड, अगर आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 15 या 20% से ज़्यादा बना हुआ तो मैं जेब से आपको पैसे दूंगा। भाई हमने ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं और ये टैक्स जो है ये आप नहीं रख रहे हैं, ये गवर्नमेंट को जा रहा है। और हाँ, मजे की बात ये कि टैक्स कैलकुलेट भी हम नहीं करते, ये भी CDC करता है। मतलब अगर आप कहना कि जी टैक्स ज़्यादा कट गया, सो ऑनेस्टली हम उसका जो है वो टैक्स कैलकुलेट ही नहीं करते, वो CDC करके हमें बेचता है और नेशनल क्लियरिंग को बेचता है। हाँ, अगर वो कोई एरर करता है, जिस तरह एक एरर अभी ज़रूर आया कि जो हम लोगों ने, वो एरर तो नहीं है, इट्स अ टाइमिंग इशू। अभी जो रिफंड ऑफ कैपिटल है वो बोनस शेयर्स हैं, तो वो 0 रुपीज़ के ऊपर आए हुए हैं। तो बेसिकली जो री इन्वेस्टमेंट हुई है वो सेम डे पे हुई है, 13 जून को। सो आपके जो नए यूनिट्स री इन्वेस्ट हुए हैं और जो बोनस शेयर्स हैं वो एक ही डेट पे आए हैं। तो CDC ने क्या किया है कि वो नेशनल जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, वो अगर उसके बाद अगर आपने विड्रॉल किया है तो उन्होंने 0 वाले पहले
टैक्स कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिए, तो वो आपका टैक्स थोड़ा सा बहुत ज्यादा आ गया, तो टोटल अमाउंट पे 15% टैक्स आ गया, जो कि सिर्फ टाइमिंग इशू है, सर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो वो हमने सीडीसी को रिक्वेस्ट किया है कि जो पुराने यूनिट्स हैं आप पहले उनको वो करें, उसके बाद जो बोनस के जो यूनिट्स हैं वो करें, एंड दैट विल बी फिक्स। तो हमें जहाँ जहाँ पे सीडीसी के अंदर भी कोई इशू नज़र आते हैं, हम जाके उनको बेसिकली फिक्स करते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम B2B नहीं है, हम रिटेल के लिए, और हमारे मतलब एवरी डे हम सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये गारंटी थोड़ा सा ना नहीं शामुन भाई, थोड़ी सी ज़रा मैं कह रहा हूँ सिर्फ लोगों की क्यूरी का रिस्पांस जो है ना थोड़ा जल्दी कर दें, खासतौर पे उनका जिनका विड्रॉल फंसा हुआ है। प्रॉब्लम इसलिए है कि वो शायद कोई प्रॉपर्टी लेनी है, रेंट देना है, कुछ देना है, तो वो एक्सटेंड हो जाता है ना, तो पेन पॉइंट कर रहे हैं। बल्कि अभी मैं इसको फर्दर हम जैकअप कर रहे हैं, और मुझे ये पता है कि जैसे हम पेंशन फंड इंशाल्लाह लाइव करेंगे, हमारी क्वेरीज और भी ज़्यादा वो हो जाएंगी। सो हम इसको फर्दर जैकअप करें। लेकिन ये जो एकदम से एक चोक हो जाता है ना सर डिविडेंड में, अब आप डिविडेंड जिस दिन अनाउंस हुआ उसके अगले दिन जो है वो आप समझे 8,000 क्वेरीज वन डे। अब मैं 10 बंदे भी हम उस पर बिठा दें, सो और उसमें ये कि इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट ना। हाँ, जहाँ पे आपकी जो रेगुलर विड्रॉल अपग्रेड के केसेस हैं, बल्कि अभी अपग्रेड्स के हमें बड़े इशूज़ आते हैं, लेकिन सर आप कहते हैं ना ट्रस्ट का इशू, तो हमें ज़्यादा जो क्वेरीज आती हैं वो कहते हैं हमारी 8 लाख की लिमिट अपग्रेड कर दें। तो हमने तो प्लान ही नहीं किया था, हमने कहा 8 लाख तक भी दे दें, बिकॉज वी आर टेस्टिंग द सिस्टम, वी आर इम्प्रूविंग द सिस्टम। तो उसके ऊपर भी फिर हमने फर्दर अब जो है वो ऑटोमेट किया। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्लीज़ बेयर विद अस, वी आर ट्राइंग टू सर्व यू, और हम कोशिश करें अपने सिस्टम्स इम्प्रूव करें। आप स्वीडन तो नहीं वापस जा रहे ना? नहीं, मैं अब स्वीडन लोगों को है स्वीडन ना चले जाए, अगर मैं मतलब आपके पैसे लेके नहीं जा सकता, जो भी होगा। सही है। अच्छा, और ये वैसे वो सीडीसी से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा लोगों ने क्वेश्चन किए थे हमारे पॉडकास्ट ये सरमाया टॉक्स की सरमाया.pk की कम्युनिटी पे, मैं एक एक करके ले लेता हूँ। काफ़ी चीज़ें तो हमने डिस्कस कर दी हैं। जिस तरह अगेन अबू बकर साहब ने मैसेज किया, व्हेन विल महाना लॉन्च ए स्टॉक फंड इन म्यूचुअल फंड कैटेगरी, ये वाला चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक भाई का था, इफ़ समवन इज इन्वेस्टिंग इन बोथ देयर प्रोडक्ट महाना मनी मार्केट एंड महाना ETF, व्हाट शुड बी द एलोकेशन परसेंटेज इफ इंटरेस्ट रेट ड्रॉप टू ए सिंगल डिजिट? हायर साइड ऑन द महाना ETF एंड लोअर साइड ऑन द महाना ETF। एट द एंड ऑफ डे अगर मुझे वो उसके लिए हमें वी हैव टू प्रोफाइल द पर्सन, जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की स्टेटमेंट होती है, तो इस तरह एकदम से तो नहीं दे सकते, बट लाइक आई कैन जस्ट शेयर माय फीडबैक कि मुझे एक्विटी मार्केट्स भी अच्छी लगती हैं, बट एट द सेम टाइम जब कोई इस तरह का रिस्की इवेंट होता है तो आपने देखा कि मार्केट्स नीचे भी आती हैं, तो अगर एटलीस्ट 50-50 तो स्प्लिट होना चाहिए, अनलेस अगर आपके ये थोड़े एक्स्ट्रा पैसे हैं तो 70-30 का। सो अच्छा है, थोड़ा सा आप लो रिस्क को हेज करें अपने हाई रिस्क के साथ, ये पेंशन फंड वाले ही। अगर देखो वैसे ईरान इसराइल सिचुएशन जो ठीक ना होती तो ये रीजन आपका ये रीजन ही संभलना था। और ये तो खैर मुझे तो खुद भी इट्स अमेजिंग कि हम एक वक्त रात को जब मैंने वो मुझे नींद से उठाया किसी ने कि जी खतर पे हमला हो गया, तो मैंने कहा आप गए। अच्छा, मैंने देखा है ये बड़ा शॉर्ट लिव्ड, अब मेरे ख्याल में वॉर इसी तरह की होंगी, जिस तरह इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान करेगा और फिर उसके बाद दोनों एकदम से 2 घंटे के बाद ट्रम्प ने अनाउंस कर दी सीज़फायर, दोनों की सीज़फायर होगी। इस केस में भी यही हुआ, और मजे की बात है कि हाँ, ईरान तुमने अपना गुस्सा ठंडा कर लिया, तुम खुश हो गए हो, कोई मसला नहीं है, अब हम पीस की तरफ जा रहे हैं। सो विच आई थिंक यूएस की तरफ से वो बैकलैश हो सकता था कि प्रॉपर चले जाओ, लेकिन आई थिंक दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू कि यार किसी तरह एस्केलेशन खत्म हो और हम पीस की तरफ जाएं। ये बहुत ही लंबा, एंड आई बिलीव कि अब अगले कुछ सालों तक ना हम शायद ये वॉर्स ना देखेंगे, बिकॉज अब जब तक अब हर कंट्री अपने सिस्टम अपग्रेड नहीं करती। देखिए पाकिस्तान इंडिया की एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों को समझ आ गई कि वी कैन नॉट सस्टेन दैट। ईरान इसराइल का हो गया, उनको भी समझ आ गई हम सस्टेन नहीं कर सकते। तो यही मेन आई थिंक एक आखिरी जो वॉर रह गई वो रशिया यूक्रेन की रह गई है, विच आई बिलीव के सून दैट विल बी सॉल्व्ड एज वेल। तो एटलीस्ट वो जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी फेवरेबल होती जा रही है, और उसके साथ अगर आपकी ऑयल प्राइस वापस $60 60 पे आ जाती हैं, विच इज़ गुड फॉर पाकिस्तान ऑफ कोर्स। एक भाई वासिफ साहब लिखते हैं, माना पेंशन फंड्स आर कमिंग आई गेस, जब आप देखेंगे तो लाइव ही होगा। फजले अकबर साहब ने कहा, महाना सेफ प्लस इज नॉट इजी टू अपग्रेड एज इट नीड्स ए हाई रेजोल्यूशन कैमरा। मे बी मोबाइल के थ्रू ये कुछ करना चाह रहे हैं तो रेजोल्यूशन वो उसके लिए होगा। अगेन जो आपकी ये अपग्रेडेशन है ये भी सीडीसी इनेबल्ड है ना, उनके प्रोसेस के थ्रू वो करना पड़ेगा। उसमें एक बेसिकली अपग्रेड के अंदर फिर हमें थोड़े से इन्हांस्ड KYC करना पड़ता है। आपका फ़ोन नंबर आपके नाम पे होना चाहिए, आपका सोर्स ऑफ फंड्स पे बेसिकली वो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने होते हैं, आपके बैंक को भी चेक करना होता है कि आपने, मैं आपको बताऊँ लिटरली ऐसे फेक प्रूफ ऑफ फंड्स आए कि
लाइक सो खैर एनीवेज दैट्स ऑफ द रिकॉर्ड, कभी मैं आपको दिखाऊं वो डेटा जी जी कि हाउ पीपल ट्राई टू मैनिपुलेट द सिस्टम, खास तौर पे ये जो इंटीरियर पंजाब और साउथ पंजाब के वो हैं. सो फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, ओपनिंग एन अकाउंट, ट्रांसफर अकाउंट, IBFT, मतलब उन्होंने प्रूफ ऑफ इनकम ऐसे ऐसे फोटोशॉप्ड कि ये सर ये तो मैंने भी बड़ा किया हुआ है. दे पीपल केम टू कि मैंने सरमाया की ट्रेनिंग ली है बट अनफॉर्चुनेटली मुझे रिफंड चाहिए क्योंकि मेरा नहीं है. एंड देन ऑब्वियसली देयर इज अ पर्सन सिटिंग ऑन द बैक जो इज बेसिकली मॉनिटरिंग ई ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, एंड देन ही इज आस्किंग भाई अभी तक हमारे पास आपके पैसे नहीं पहुंचे, अपने बैंक से कहोगे ये बताए, एंड द पर्सन गायब हो जाता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये तो यू नीड टू बेसिकली ये चीज़ें आपको करनी. अच्छा, इब्राहिम रहमान गोल, व्हाट वाज देयर विजन विद पॉट्स? डू दे प्लान ऑन असाइनिंग डिफरेंट डेबिट कार्ड टू देयर पॉट्स एज दैट one can make better use of the pots in managing finances? सो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि पॉट्स का, कि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती थी कि हम अपने बच्चों के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हम अपने एक सर्टेन अमाउंट को सेग्रीगेट करना चाहते हैं जो हमारी डेली उसमें हो. तो देखिए हमने जो सेव प्लस कैश मैनेजमेंट अकाउंट बनाया था वो तो ये बनाया था कि जो आपके बैंक में फालतू पैसे पड़े हुए वो आप यहाँ डालें, जब आपको निकालने हो तो आप सुबह रिक्वेस्ट करें, शाम को आपको पैसे वो वापस मिल जाएंगे. तो वो जो ट्रांजैक्शन इन एंड आउट थी, दे वांटेड कि हम गोल बेस्ड सेविंग कर सकें और अपने बच्चों के अकाउंट खोल सकें ताकि वो हम उनको टच ना करें, हमें पता हो, और उसका रिटर्न हमें डिफरेंट कैलकुलेट करके मिल रहा हो कि हमने इस पे कितने बनाए हैं और हम ये टारगेट कब अचीव करेंगे. सो पॉट्स का कॉन्सेप्ट ये था कि रादर देन कि हम न्यू अकाउंट्स ओपन करें उनके लिए, तो हम बेसिकली वर्चुअल अकाउंट्स को ओपन करके उसमें वो करें. सो CMA जो कैश मैनेजमेंट अकाउंट है, दे कैन यूज़ इट फॉर अ नॉर्मल बैंक अकाउंट, चाहे वो उसमें, और जो पॉट्स है वो वहाँ पे बेसिकली लो रिस्क गोल बेस्ड सेविंग्स के लिए यूज़ करें. बिल्कुल सही है. अच्छा, वाई इज़ महाना हेल्पलाइन, ये तैयब साहब ने अगेन वही पेन पॉइंट था कि हेल्पलाइन नॉट रिस्पॉन्डिंग एट ऑल, वाई द प्रोसेस ऑफ कस्टमर सपोर्ट इज स्लो. तो ये हमने ऑलरेडी किया है, ये AI बेस कुछ करना चाह रहे हैं और हम इसको इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं. सर एक डेडिकेटेड लाइन है विड्रॉल की डाल दें, छोड़ दें बाकी सारी रिक्वेस्ट कि ये क्या होता है. मैं समझता हूँ एक इंक्वायरीज की होती हैं वो आप हेल्पलाइन वो अपने बॉट्स के थ्रू करें. जो विड्रॉल है ना उसके लिए एक डेडिकेटेड आप देखें कि हमारी एक फ़ोन नंबर है जो हमारे मतलब SCCP के रिकॉर्ड्स में कहीं पे पड़ा हुआ था. हाँ, और किसी ने निकाल के वहाँ से भी फ़ोन कॉल्स आई और वो इत्तेफाक से नंबर मेरा था. अब उनको खुद भी नहीं पता होता कि ये दे आर टॉकिंग टू मी, मैं फिर भी उनकी सुनता हूँ. सब आपको पता है कि आपने शामून भाई तक कैसे पहुँचते हैं. SCCP के किसी रिकॉर्ड में इनका नंबर है. अच्छा जी, timeline of Mahana Invest Plus, when do we expect to launch, how will it work? Mahana Invest Plus was high risk, I think, जो आप करना चाह रहे हैं. ऑलरेडी अब आपने बताया कि आप कुछ हमने महाना इन्वेस्ट ऑलरेडी बिल्ड भी किया हुआ है, उसमें एडवाइजरी लाइक पोर्टफोलियो क्रिएशन सब मैकेनिज्म है. सिर्फ और सिर्फ हम एक फाइनल रेगुलेटरी चेंज का वेट कर रहे हैं विद नेशनल क्लियरिंग. वो अगर हो जाएगा तो हमारा पूरा प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा. आई डोंट वांट कि हम कोई हाफ कुक प्रोडक्ट लॉन्च करें जहाँ पे आप अकाउंट खोलना जाए और आपके अकाउंट्स ना खुल रहे हो, आपको OTPs ना आ रहे हो. लेकिन अगर किसी ने अभी महाना फॉर एग्जांपल सेव प्लस अकाउंट खोल लिया है, अब इन्वेस्टमेंट तो मसला नहीं है ना, यू जस्ट नीड टू 30 सेकंड्स. अब देखिए एक दफा आपने महाना में अकाउंट खोले किसी भी सेव प्लस में रिटायरमेंट, मैं कह रहा हूँ शामनू भाई, अगर हायर रिस्क में कुछ भी अवेलेबल है ना विच यू आर थिंकिंग, तो आप रादर देन गोइंग विद अ परफेक्ट सिनेरियो कि कुछ भी ना हो और वो हो जाए, आप उसको बाद में रख लें. अभी एटलीस्ट लोगों बेचारों के जो पैसे अपनी वैल्यू खो रहे हैं और ऑलरेडी महाना पे है और अगेन ओपनिंग एन अकाउंट समवेयर, सो कुछ डाल दें ताकि लोग ना अपना मूव करके वहाँ करें. इतने ज़्यादा टैक्स के ऊपर मेरा नहीं, रिटर्न भी इतना नहीं है, 10-11% सिंगल डिजिट में आ जाएगा, फिर लोग आ जाएंगे. इन द शॉर्ट टर्म तो पेंशन फंड का इक्विटी फंड तो है, वो वहाँ से हो सकता है. लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वी आर वर्किंग ऑन इट, बल्कि हम कुछ और भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि फिर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस. सही है. Is this Sharia compliant? This is Sharia compliant. When do they invest the money? Where do they invest the money? आप ये debt corporate सूक्स, इस्लामिक एक्विटीज, ठीक है, इस्लामिक स्टॉक्स. एनुअल रेट ऑफ रिटर्न भाई आप महाना की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, सरमैट और PK की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं. अभी इन्होंने पिछले साल का 15% का ऑन एवरेज अपने रिटर्न आपने किया था. वाई चूज़ महाना इंस्टेड ऑफ देयर कंपिटिटर्स? मेरे ख्याल में अगर आप सरमाया की वीडियो देखकर खोलें तो 5 मिनट में अगर आपका कहीं और खुलता है तो आप कोशिश करके देख लें, बड़ा मुश्किल है. ये आप हमारा रिटर्न भी कंपेयर कर लें, रिटर्न भी अच्छा है. और मेरे ख्याल में सर मैं अभी भी समझ नहीं आती है, लोग नाम पे जाते हैं और रिटर्न्स पे नहीं जाते. म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट है
कि आप कोई रिटर्न्स के ऊपर आप डिसीजन मेकिंग करें. डोंट नीड टू लुक एट कि कितना बड़ा ब्रांड है. द आइडिया इज़ कि अगर बड़ा ब्रांड आपको कम रिटर्न दे रहा है और छोटा ब्रांड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो आपका रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि बेनिफिट आपका वो है. आपको इस चीज़ का कोई मेडल नहीं मिल रहा कि आपने एक अच्छे उसके ऊपर किया था. आपको रिटर्न पे फोकस करना चाहिए. एक है जी रिजल्ट बेस्ड कंपैरिजन बिटवीन KMI30 एंड MIATF. वाई MIATF लैग बिहाइंड. एक तो मेरे ख्याल में ये भी होगा आपने डिविडेंड भी दे दिया है, जो कि KMI30 पे नहीं आता. हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं. देखिए, एक तो ट्रैकिंग एरर होता है जो सर्टन एक्सपेंस रेशियोज मैनेजर फी, वो तकरीबन आपका लाइक 0.5% या 1% के करीब होता है. बाकी ये कि जो डिविडेंड जो प्राइस नीचे आती है, एक्चुअली इशू ये है PSX में भी और इवन जो वेंडर्स भी हैं वो डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करते. मैंने अभी ये करना है. हाँ, जो अभी आपने कहा, तो अभी 15 रुपये था, तो वो जो प्राइस डिप आई है वो 2.25 रुपीज़ डिविडेंड है जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा. तो आपको टोटल रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड पे आउट को भी ऐड करना होगा. तो हम इवन KMI30 के को स्लाइटली बीट ही कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन. फॉर MIATF एक मंगल काकर साहब ने सवाल पूछा. माई क्वेश्चन इज, आर यू रेगुलर डिविडेंड पेइंग ETF? विल यू पे रेगुलरली इन फ्यूचर? ये हम पिछले 2 साल से तो दे रहे हैं. हाँ, और आपका मेरे ख्याल में डिविडेंड के ऊपर ये भी है ना, अगर आप नहीं देंगे तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा. सो एज ए ETF या म्यूचुअल फंड यू कैन नॉट होल्ड ETF के ऊपर फिर भी थोड़ी सी एग्जामिनेशन. मिजान ने काफ़ी अरसे से नहीं दिया डिविडेंड. हमने पिछले साल हमने मार्च में लॉन्च किया था लास्ट ईयर, तो हमने जून में भी दिया डिविडेंड और हमने इस साल भी दिया. हालांकि इस दफ़ा हमने 22.5% डिविडेंड दिया. ये वैसे आपके अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर है ना, कि अगर आप वो ना भी दें और आप कुछ री इन्वेस्ट करके ज़्यादा पोर्टफोलियो में चीज़ें अच्छी रख लें और कैपिटल रिटर्न ज़्यादा हो आपके. और मैं वैसे है कि मशवरा ही दे रहा हूँ, लोग ज़्यादातर डिविडेंड देने को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप डिविडेंड जब मुझे देते हैं तो मुझे 15% का टैक्स फॉर फाइलर और 30% का नॉन फाइलर. तो मेरी लाख के ऊपर अगर मेरे पास 22,000 रुपये का आपका डिविडेंड आ रहा है, तो एट दी एंड मैं 5,000 रुपये लूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं टैक्स दे रहा हूँ. लेकिन वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कि आप उसी को पैसे को इन्वेस्ट करके और शेयर री इन्वेस्ट करें. सो बेसिकली देन क्या होगा कि मैंने अगर लाख रुपया डाला हुआ था, तो रादर देन कि मैं अभी के टाइम पे 14,000 रुपये पे प्रॉफिट पे हूँ, मैं 17,000 के पे प्रॉफिट पे होऊंगा. मे बी कल को मेरे क्योंकि डिविडेंड री इन्वेस्टेड स्टॉक की केस में ज़्यादा है, तो वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आपकी ETF में ज़्यादा मुझे बेहतर मिलेगा कि आप उसी को ग्रो करें और जब मुझे पैसे चाहिए तो मैं जाके सेल करके अपना कैपिटल गेन करके कर लूँ. एग्जैक्टली. ये लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ. लेकिन डिविडेंड से ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रेफरेंस डिविडेंड क्यों करते. आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो इसको ऐसा कैश फ्लो देखते हैं. और उस केस में फिर क्या होगा कि लोगों का ये जो कंसर्न है ना कि आप KMI30 को बीट नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ भी उनकी उससे होगी कि अब आपका पैसा KMI30 को भी कर रहा है एंड देन यू आर मेकिंग मोर रिटर्न. और बाय द वे इंडेक्स पे आप कर नहीं सकते हैं. ETF इज़ द राइट वे ऑफ, अगर आपका मिलता जुलता है KMI30 है तो दिस इज़ द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल. अच्छा, महाना ETF इज़ नॉट इन शरिया कंप्लाइंट स्टॉक प्लेस. वाई ऑल्दो क्लेम है claim their all products are share compliant. I think महाना ETF is शरिया compliant. नहीं जी, सारा शरिया compliant है. बाज़ दफ़ा होता ये है कि ड्यूरिंग द मंथ आपका कुछ स्टॉक्स जो होते हैं नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाते हैं, तो अगली रीबैलेंसिंग में एडजस्ट हो जाता है. सो लाइक फॉर एग्जांपल अभी एक स्टॉक था एयरलिंक, वो नॉन शरिया कंप्लाइंट हो गया. वो अब हमने अभी जो रीबैलेंसिंग, बल्कि लास्ट वीक ही हमने किया रीबैलेंसिंग, उसमें हमने उसको रिमूव कर दिया. सो आपका वैसे रीबैलेंसिंग का फार्मूला क्या है? यू जस्ट यू basically do the analysis cross sector wise, or you just say कि मैं. So देखिए, जो भी हमारी लॉजिक है ना, टॉप 30 शरिया कंप्लाइंट्स विद सर्टेन ट्रेडेड वैल्यू एंड सो फोर्थ, तो एवरी क्वार्टर हम रीबैलेंस उसको करते हैं. अगर कोई स्टॉक इन द मिडल नॉन शरिया कंप्लाइंट हो गया, तो वो हम फिर ऑन लाइक एडॉक बेसिस भी रीबैलेंस कर देते हैं जस्ट टू रिमूव दैट स्टॉक. इस तरह कुछ स्टॉक स्प्लिट्स होते हैं, जिस तरह सिस्टम्स का हुआ था, तो फिर हमें रीबैलेंसिंग पड़े. लेकिन एवरी क्वार्टर वी रीबैलेंस अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स मेथडोलॉजी दैट वी हैव. लेकिन वो कोई फिक्स नहीं होता, वो एवरी क्वार्टर आप कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस को इस दफ़ा हमने 10% करना है, लास्ट टाइम हमने 15 किया था, सो 10% के ऊपर रीबैलेंस पे ये बन नहीं. वैसे नहीं, इंडेक्स तो फिक्स ही होता है, लेकिन उसमें आपके पास सर्टेन डिस्क्रिशन होती है. एज अ ETF में 15% तक आप डाइवर्ज कर सकते हैं फ्रॉम द स्ट्रैटेजी प्राइमरीली. तो थोड़ा बहुत आपके पास होता है गिवन मार्केट कंडीशंस. लेकिन मैं वैसे उस तरह पूछ रहा हूँ कि अगर किसी में प्रॉफिट हो रहा है तो यू विल बुक पार्शियली प्रॉफिट एंड देन री इन्वेस्ट इन द अंडर वैल्यूड थिंग. ये चीज़ भी आप कर रहे होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी परसेंटेज वैसे ही ऊपर चलेगी ना. आपने दोबारा से वो फिर वो मे बी 5 से 8 पे चला गया, आपने रीबैलेंस करके दोबारा 5 पे लिया. तभी तो आप देखें ना कि अगर आप इंडेक्स को कंपेयर करें KSE 100 को, तो पिछले 25 साल में उन्होंने 20% प्लस दिया रिटर्न. वो इसीलिए दिया है कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा होता है. जब आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो वहाँ पे शायद इतना रिटर्न आपको डाइवर्सिफाइड, उसमें तो इंडेक्स स्ट्रेटजी इज बेस्ट.
अब ये एक और भाई आए हैं, वाई दे खालिद एस अंसारी साहब, वाई दे डिडक्ट 25% टैक्स ऑन द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, वाई सडनली अपडेट्स ऑन द ऐप एंड वेबसाइट आफ्टर रेजिंग कंसर्न्स। देखिए उसमें अगेन वही है कि अगर हम इफेक्टिव टैक्स रेट देखेंगे तो 25% वो नहीं होता। बाकी ये कि जो नॉन फाइलर्स हैं उसके केस में बेसिकली ये था कि जब हमने ये अपने पोर्टल के ऊपर मेंशन किया था तो उस वक्त बजट के अंदर नॉन फाइलर्स की उन्होंने एलोकेट नहीं की थी, लाइक स्टैटिकली नहीं बताया था कि इसके ऊपर 50% कटेगा। सो हम लोगों ने फाइलर का तो 15% दिखा दिया, बट नॉन फाइलर भी हमने उसको कुछ नहीं दिखाया या उसको सेम रखा। तो वो बेसिकली है कि जब उन्होंने टैक्स काटने का टाइम आया तो नॉन फाइलर्स में उन्होंने 50% वो काटा। लेकिन वही है कि हम फिर टैक्स ऑप्टिमाइजेशंस को करते हुए मैं नॉन फाइलर का भी बता रहा हूँ कि 20% से ज़्यादा उनका भी नहीं कटा, नॉन फाइलर का भी नहीं कटा। तो जो अगर वो कैलकुलेशन हमने इसलिए वीडियो में वो एक्सप्लेन भी किया है, बट आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन इट फर्दर ऑन दैट। अच्छा, एक ना ब्रोकर की ऐप की स्क्रीनशॉट दी हुई है, उस पर मीज़ान ETF इज़ शरिया कंप्लाइंट एंड महाना ETF इज़ नॉन शरिया कंप्लाइंट। तो ये ब्रोकर की उसमें ना आप काइंडली देखिएगा क्या था। और एक में था कि कोई फिक्स कॉस्ट आपने काटी हुई थी, कोई 999 की समथिंग, एक आध बंदे ने वो भी शेयर किया हुआ है। दैट इज़ द प्रोसेसिंग चार्जेस फॉर अपग्रेड्स, फॉर अपग्रेड्स ऑफ वर्ड के अकाउंट अपग्रेड। जी, जो मतलब जितनी भी हमारी वेरिफिकेशन चार्जेस होती हैं ना वो सारी बेसिकली हम क्योंकि हम अपनी फ़ीस हम फ्रंट एंड लोड नहीं चार्ज करते, हम अपनी फ़ीस कम है। मतलब फॉर एग्जांपल मीज़ान इज चार्जिंग 1.37%, वी आर चार्जिंग 0.35% इन ये मैनेजमेंट फ़ी आपकी, तो मैनेजमेंट फ़ी। so you are already तो हम charging- जो नादरा को हमें पैसे देने होते हैं या PMD जो मोबाइल वेरिफिकेशन को देने होते हैं, तो वो बेसिकली हम पास ऑन करते हैं यूज़र्स को। बिल्कुल सही है सर। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। मैंने कोशिश की है कि सब लोगों के क्वेश्चन कर दूं ताकि आपके ऊपर भी थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये जब पेंशन फंड होगा, जो मैं एक चीज़ चाह रहा था कि हम ज़र को अगर किसी तरह महाना के साथ इंटीग्रेट कर दें, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग पोर्टफोलियो गोल्ड और ये चीज़ें हैं, तो अगर डायरेक्टली मैनेज हमारे प्लेटफॉर्म से भी हो जाए तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक वो बन जाएगी। वी विल वर्क ऑन दैट। चलें, ग्रेट हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी 1 hour 20 minutes की हो गई है। आप सब लोग द होल आइडिया, मैं पेंशन फंड के पूरे खुद ही सोच रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट भी कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, इतना वो नहीं आ रहा, और इंशाल्लाह हम उस पर वीडियोज़ काफ़ी भी बनाएंगे। लेकिन आप लोग जो ख़ास तौर पे एम्प्लॉयज़ हैं, प्लीज़ पेंशन फ़ंड को सीरियसली लें। इवन आपकी स्टॉक मार्केट से पहले आपकी पेंशन फ़ंड में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट वहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंडली, फाइलर बनने में आपको स्वाब भी मिलेगा और आपके पैसे भी बचेंगे। और तीसरा, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, बैंक में रखने का कोई फ़ायदा नहीं। बैंक पे भी आपका उतना ही टैक्स कट रहा है जितना आपको लग रहा है। करंट अकाउंट में तो वैसे ही आप लॉस कर रहे हैं, सेविंग में भी रख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश करें उसको लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड पे करें। और आखिरी, प्लीज़ लोअर रिस्क म्यूचुअल फंड पे जितने टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, आप उसका डिविडेंड क्लेम करने के बजाय पूरा का पूरा अगर रिडेम्पशन क्लेम करें। मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि उसमें आपका फ़ायदा है। तो बाकी महाना आई थिंक इज़ ए ग्रेट इनिशिएटिव इन पाकिस्तान। आप इट्स बैक्ड बाय सैयद बाबर अली लम्स के जो हैं उनके बैक्ड है। तो वो जो आपको टेंशन है कि खुदा ना खासा पैसे लेके आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो डू लुक एट देयर प्लेटफॉर्म एज वेल। और इनका पेंशन फंड होपफुली जब तक ये वीडियो लाइव आएगी तो डू लुक एट दैट एज वेल। सो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।